हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। हाँ, थोड़ा 5 मिनट में 10 मिनट हो गया क्या? अरे आज थोड़ा लेट हो गया मैं। एक्चुअली थोड़ा सा पीडीएफ पे काम था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। खैर, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं हमारे ये हमारी टीम है जो कि आपको आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रात दिन प्रयास कर रही है। समझ रहे हैं ना? आप इसके साथ मैं लौकुश पांडे, मैंने पीजी जूलॉजी से किया है और एक यूपीएससी का मेंस क्लियर किया है और यूपीपीएससी में मैंने 2 बार मेंस क्लियर किया है। मैं पिछले 7 वर्षों से ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करेंगे इसको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर उसके बाद अपने एम को डिसाइड कीजिएगा आपको तैयारी क्या करना है। अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सीधे हमसे जुड़िए और यदि आप मान लीजिए 21, 22 या 23 किसी एक में से आपका टारगेट है, यानी वो वर्ष जब आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो उस अगर उसके लिए करना चाहेंगे अगर 2 तो मैं आपको बार-बार यही कहूँगा कि 2 वर्षों का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। हालाँकि 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके लिए ₹36,000 है और 2 साल का लेते हैं, तो 43,200 मात्र ₹750 के करीब जो आप अगर देखें 7,500 सॉरी 7,500 के करीब उतना ही अंतर है और इतना अंतर में आपको पूरे साल भर का मिल जाता है। इसलिए आप इसी को ज़्यादा नोटिस कीजिए और साथ ही अगर आप हमारा LP10 रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको एडिशनल इसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। न्यूट्रिशन का हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। न्यूट्रिशन का पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन में 2 पार्ट देखे। ठीक है? आप देखिए न्यूट्रिएंट आइए सभी लोग आइए। गुड मॉर्निंग सबको। एक तरफ से गुड मॉर्निंग भाई। चलिए हम लोग आज पोषक तत्व के बारे में हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया था। हमने पूरे के पूरे जो जो बृहद जो पोषक तत्व होते हैं, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आज करने वाले हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जिसकी हमारे बॉडी में कम आवश्यकता होती है या जिसकी मात्रा कम चाहिए होती है उससे, ठीक है ना? आइए। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा सौम्या जी आज फिर से लेट हो गए। हाँ, आज कह सकते हैं कि आप लेट हो गए। थोड़ा-सा ज़रूर हुआ हमें लेट क्योंकि बेटा अभी ये लॉकडाउन जो है परेशान कर देता है। सारा का सारा जो ये बनाना पड़ता है, वो भी हमको बनाना क्योंकि हमारी टीम जो है सब बाहर भटक गए हैं। खैर, चलिए अब आ गए हैं, आए हैं तो दुरुस्त आए हैं। चलिए पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ना है पढ़ो। विटामिन्स की बात करें, तो मैंने आपको पहले से बताया था बेटा कि विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के क्या होते हैं? सुपरवाइज़र होते हैं। आज यहाँ पर आप एकदम पूरा कॉन्संट्रेट होके इसको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको क्या समझना है। विटामिन्स मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे जो है वो हमारे बॉडी के यानी हमारे जितने भी हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में अगर बोलें तो इनको सुपरवाइज़र कहेंगे। ये हमारे सुपरवाइज़र हैं, यानी सुपरविज़न करते हैं ये। किस बात का सुपरविज़न करते हैं भाई? तो पहले हम उसको पहले यानी विटामिन्स को पूरी तरह से जानने से पहले, है ना? पेशेंस कोई बात नहीं, थोड़ा-सा लेट हो गया तो इतना भी नाराज़ नहीं हुआ जाता भाई। सॉरी, मैं बार-बार सॉरी बोल रहा हूँ कि लेट हो गया। आगे से कोशिश रहेगी कि ना हो। थोड़ा-सा लॉकडाउन बेटा परेशान करता है, क्योंकि जानते हो ये जितना भी पीपीटी वगैरह बनाना होता है वो मुझे ही बनाना पड़ता है क्योंकि मेरी जो टीम है वो है नहीं। इसलिए थोड़ा-सा लेट हो गया, आज सुबह ही इसको बनाना था। तो ख़ैर चलिए हम लोग देखते हैं। विटामिन सुपरवाइज़र कैसे हम कहते हैं, किस बेसिस पे हम सुपरवाइज़र कहते हैं, है ना? इसी को हम लोगों को समझना है, कोई बात। तो पहले हम समझते हैं कि उपापचय क्या है?
बार बार ये बातें आती कि उपापचय उपापचय, क्योंकि बेटा यही सब कुछ है आपके बॉडी का। अगर कुछ भी अगर है तो यही सब कुछ है। क्या आवाज सब तक मेरी पहुंच पा रही है? एक बार थोड़ा सा हमको बताएंगे आप लोग। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। क्लियर आवाज आ रही है? थोड़ा जल्दी बोलिए। हम्म। आवाज क्लियर है मेरी? भाई कोई उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आवाज आप सब तक आ रही है? आगे बढ़ूं? ओके, नाउ कम ऑन। आवाज नहीं जा रही क्या? अरे भाई कोई तो बताओ। चलिए, आवाज आ रही है शायद। आप लोगों में से कोई उत्तर नहीं दिया मुझे कि आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, आगे मैं देखता हूं। मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो ये जैव रासायनिक क्रियाओं की हम लोग यहां पर हम लोग सबसे पहले उपापचय को पढ़ते हैं। उपापचय है क्या? ठीक है। उपापचय का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं। क्या? समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं। समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं? उपापचय बोलते हैं। शरीर में जो भी हो रहा है। भाई क्या हुआ? कुछ कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। बट आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं बस, आवाज वगैरह जा रही है या नहीं? सारे शांत हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम आई? अरे जितेंद्र शुक्ला जी, प्रिया जी, आवाज मेरी अच्छी से पहुंच रही है आप तक? थोड़ा जल्दी बताइए। मैसेज आप लोगों का नहीं आ रहा है मेरे पास। चलिए, उम्मीद है आप तक आ रही होगी। तो जैव मेरी तो जा रही है शायद। सब आंसर ही नहीं दे रहे कोई। चलिए, मेरे ख्याल से आप तक जा रही होगी आवाज। पढ़िए। उपापचय का मतलब होता है शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं का मतलब भाई हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या जो हमारे शरीर में बनता वगैरह है, वो सब जैव रासायनिक क्रियाएं तो हैं। सब सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं ही तो होती हैं। वो सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं ही तो होती हैं। ओके ओके। ओके भाई, कब से मैं पूछ रहा हूँ यही चीजें। थोड़ा सा कोई कोई बात। जैव रासायनिक क्रियाओं को हम थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा कि सारे के सारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं ही उपापचय कहलाती है। जैव रासायनिक क्रियाओं का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा आपको, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आपने खाना खाया तो सारा का सारा मटेरियल आपके शरीर में गया, है ना? यानी सारा जो भी आप खाना खा रहे हैं वो कहां जा रहा है? आपके शरीर में जा रहा है। ठीक है। तो लेकिन शरीर में जा रहा है तो उसका हो क्या रहा है? जैसे सपोज कीजिए हम खाना में क्या खा रहे हैं? आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च खा रहे हैं। भाई क्या खा रहे हैं? स्टार्च खा रहे हैं यानी मंड जिसको आप बोलते हैं। स्टार्च खा रहे हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, यानी पाचन तंत्र में गया। तो पाचन तंत्र में
है ना? तो पाचन तंत्र में क्या हुआ कि अब इसको पचाया जाएगा, पचाए जाने का मतलब है कि स्टार्च जो है ये किसमें तोड़ा जाएगा? इसको तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में। किसमें तोड़ा जाएगा भाई बोलो? इसको किसमें तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज में। ये देखिए, 1 सेकंड। ये इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया गया, है ना? अब ये ग्लूकोज को कहां, ब्लड के द्वारा कहां पहुंचाया जाएगा? ध्यान से बताइएगा। ब्लड के द्वारा कहां पहुंचाया जाएगा? ये पहुंचाया जाएगा आपको किस जगह पर भाई? ये पहुंचाया जाएगा आपकी कोशिकाओं में, और फिर कोशिकाओं में ये ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा, CO2 प्लस H2O निकलेगा, और साथ ही आपको मिलेगा क्या? ATP। आप देखिए, अभी थोड़ा-सा आप समझिएगा। उपापचय का मतलब होता है कि शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएँ। भाई आपके शरीर में हो क्या रही हैं? क्या कौन-सी क्रिया हो रही है? जैव रासायनिक क्रियाएँ ही तो हो रही हैं, और तो कोई क्रिया हो नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल सही। सेल में, यस। पूरा भाई हर चीज तो सेल में ही होगा ना यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये बताइए, स्टार्च को आपने कल लास्ट डे पढ़ा था कि सर स्टार्च जो होता है ये बहुत बड़ा ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है। और कैसा पॉलीमर है भाई? स्टार्च पॉलीमर तो है किसका? ग्लूकोज का। लेकिन कैसा है आप बताइए? लीनियर है या ब्रांच्ड है? कोई बताएगा हमको जल्दी से कि स्टार्च जो है ये किसका पॉलीमर है, और ये लीनियर है या ब्रांच यानी सरल रेखी है, या ये शाखान्वित है? थोड़ा सा बताइए हमको जल्दी से। हाँ भाई, स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का शाखान्वित, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इधर से भी ग्लूकोज लगा होगा, इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा। हाँ भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, स्टार्च का लीनियर नहीं अमित जी, लीनियर नहीं, ब्रांच्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्प राहुल जी, बहुत सही बताया आपने। ठीक है, रवि रतन जी, बहुत अच्छा बताया कि ये मैंने बताया था बेटा, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया तो मैंने बताया था स्टार्च वास्तव में क्या है। अब बताइए, तो स्टार्च बड़ा है या ग्लूकोज? बोलो भाई। सिंपल सी बात है। अब इसको स्टार्च को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में, यानी ये तोड़ा जाएगा, ये जो यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसको सारा सारा तोड़ा जाएगा। यानी स्टार्च को हमने कहा कि मान लीजिए कि ये क्या है? एक बड़ी सी दीवार है, और दीवार में सब ईंटें लगी हुई हैं। अब इन दीवार को जब तोड़ेंगे तो वो सारी ईंटें निकल जाएंगी। वही यानी स्टार्च क्या है? ग्लूकोज नामक ईंटों की एक दीवार है। जब वो टूटेगी तो सारी ईंटें यानी ग्लूकोज निकलेंगी, और निकल करके यहाँ पर आ जाएंगी भाई। एकदम समझिएगा बेटा पूरा। यार देखो, पढ़ाई तो जब तक पूरी नहीं समझ में आती मजा नहीं आता, है ना? पूरा समझिएगा। हाँ, बहुत सही। तो ये टूटेगा तो पूरा ग्लूकोज बनेगा, लेकिन भैया यहाँ तोड़ेगा कौन? यही तो हम जानना चाहते हैं कि इसको तोड़ेगा कौन? बोलो। तोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, यानी यहाँ पर कोई ना कोई होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्या होगा? यहाँ पर होंगे एंजाइम। क्या होंगे? जो उसको तोड़ रहा है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने वाला होगा, उस वो कौन होगा? एंजाइम। मैंने आपको क्या बताया था? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, जल्दी जल्दी सभी लोग आइए। रवि रतन जी बहुत सही, आइए। यस। यानी ये कौन करेगा भाई? को तोड़ने जोड़ने या काटने पीटने का काम आपके बॉडी में करता कौन है? मैंने आपको बताया एंजाइम, है ना? ये सारा का सारा एंजाइम करेगा। इसीलिए हम लोगों ने बात भी की कि एंजाइम को जब हम समझेंगे अपने बॉडी का, हम क्या मानेंगे भाई? अपने बॉडी का इसको हम मजदूर मानेंगे, वर्कर मानेंगे, जो कि सारा काम करता है। जैसे ही आप खाना पीना अंदर ले गए, वैसे ही ये जैसे स्टार्च पहुंचा, वैसे स्टार्च को तोड़ने वाले मजदूर खट 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 करके उसको तोड़ करके ग्लूकोज में बदल दिए। अब ग्लूकोज के जैसे ही पाचन तंत्र में या छोटी आंत में ये ग्लूकोज में बदला, अब वहां से ब्लड में होता हुआ ये कहां पर पहुंच जाएगा? ठीक है, ये सब सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। उनका जी ये एंजाइम। तो अब ये इसमें थोड़ा, क्योंकि ये छोटा है, मैंने आपको बताया था कि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो तोड़ फोड़ होती है, यानी जो पाचन तंत्र है उसका एक ही मकसद है। क्या? कि जो हैवी हैवी जो मटेरियल आप खाते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको शरीर में उनको एक एक सेल तक पहुंचाना है। लेकिन वो पहुंचाए कैसे? तो पाचन तंत्र क्या करता है? उन सबको छोटा छोटा तोड़ देता है, ताकि आसानी से आपके ब्लड में ये जा सके। बस और कोई काम नहीं। तो पाचन तंत्र का काम क्या होता है? जो भारी और कॉम्प्लिकेटेड, ये जटिल पदार्थों को हम खाते हैं, उनको तोड़ करके सरल और छोटे पदार्थों में बदलना। ठीक है, ताकि आसानी से ये ब्लड में रन कर सके। यही काम है। लेकिन ये तोड़ेगा कौन?
तोड़ने का काम करता है एंजाइम। क्लियर? इसी तरह से यहां पर देखिए, और यहां पर ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज को फिर से यहां पर यानी सेल में भी तोड़ा जाएगा ग्लूकोज को, तो यहां पर भी क्या चाहिए आपको, एंजाइम। आप देख रहे हैं ये दोनों क्या होता जा रहा है, तोड़ता ही जा रहा है, तोड़ता ही जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब क्या रसायन ही तो हैं, और ये हमारे जीव हमारे शरीर में हो रही है, इसलिए जैव रासायनिक क्रियाएं। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, बिल्कुल। तो ये जो टूटता हुआ जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, उपापचय क्या है, जैव रासायनिक क्रिया। तो भाई ये जैव रासायनिक क्रिया नहीं है, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक को बोलते हैं उपापचय और एक को बोलते हैं अपचय, ये दो प्रकार की है। यहां पर समझिएगा, उपचय और अपचय। उपचय का मतलब होता है जब छोटी छोटी चीजें जुड़ करके आपस में बड़ी हो जाएं, यानी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें छोटे और सरल मटेरियल जो है आपस में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, हैवी और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और उपचय सॉरी अपचय इसका जस्ट उल्टा है, कैटाबॉलिज्म, यानी ये काट देता है। बस ये ध्यान रखिए, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, काट देना, यानी बड़ी जो है। जैसे अब यहां पर आप बताओ, जैसे स्टार्च से टूटा है ग्लूकोज, तो अब ये बताओ, ये भी तो उपापचय है भाई, उपापचय है या नहीं है? हाँ, यस, वेरी गुड। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है कॉम्प्लेक्स का। हाँ, वेरी गुड। जबकि क्या होता है ना, वेरी गुड, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल। वेरी गुड, बहुत सही प्रियंका जी। हाँ, वही चीज हम बताना चाहते हैं कि शरीर में जो भारी चीजें आप खा रहे हो उसको पहले तोड़ना है, तो वो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म, यानी काट देना है, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब जो छोटे छोटे पदार्थ गए हैं उसको बड़ा बनाना है, तो उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। जैसे मैं अगर यहां से पूछूं, जैसे ये पाचन की क्रिया हो रही है आपको, तो पाचन ये किस प्रकार की क्रिया होगी, बोलो, ये पाचन की किस प्रकार की क्रिया होगी? तो आप यहां देख रहे हैं, ये कैटाबॉलिज्म होगी या एनाबॉलिज्म होगी, मतलब अपचय है या उपचय है भाई, जल्दी से बताओ। ये जो हमने आप रिएक्शन लिखा हुआ है कि स्टार्ट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किस प्रकार की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है, बोलो जल्दी से बताओ, तब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, किसकी है बेटा, बोलो। हाँ, बहुत सही, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग कि ये जो हमने स्टार्च से ग्लूकोज बनाया, फिर ग्लूकोज को ब्रेक किया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये वास्तव में है कैसी प्रक्रिया? उपचय की लग रही है या अपचय की लग रही है, यानी एनाबॉलिज्म लग रही है, कैटाबॉलिज्म लग रही है बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड, अपचय की। देखो यहां मैंने यही कहा कि ये भारी है और भारी से छोटा होता चला गया। अब यहां पर आपको आपको बताना है, जैसे मैं ये कहूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, या इसको छोड़ो अभी, यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर जैसे अब प्रोटीन जब आप खाते हो, क्या खाते हो? हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत सही, सभी लोगों का जवाब सही था, लेकिन रवि रतन जी आपने तो पूरा का पूरा धो डाला। थोड़ा सा ध्यान से, कैटाबॉलिज्म, बहुत सही। अपच, भाई टूटने का मतलब है अपच हो जाता, तोड़ दे रहा। अब प्रोटीन जैसे आप खा रहे हो, देखिए प्रोटीन भी खा रहे हो, तो प्रोटीन जैसे ही आपके यानी दाल जैसे ही खाते हो वो शरीर के अंदर जाता है, तो बेटा क्या करता है, उसको तोड़ना होगा ना, तोड़ने के लिए कौन आएगा, एंजाइम। कौन आ रहा है, एंजाइम आ रहा है। ये जैसे ही टूटा, तो प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है, आप जानते हैं, एमिनो, कौन बनता है भाई, एमिनो एसिड बनता है, एमिनो अम्ल में टूट जाता है, ये हम जानते हैं कि जब ये, नहीं रवि जी, थोड़ा सा ध्यान से बेटा, ध्यान से समझिए, है ना, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बेटा। इसीलिए मैं बहुत बेहद आराम से पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से कोई पढ़ रहा होगा। बहुत आराम से एकदम पढ़ना, समझ रहे हैं ना, ताकि हर बातें समझ में आ जाए। ऐसा होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर बेटा। अभी क्या देख रहे हैं बेटा, मेरा मेन सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी है ना, तो आप देखिएगा आगे। तो प्रोटीन और एमिनो, हाँ, एंजाइम विल ब्रेक इनटू एमिनो, वेरी गुड नितिन जी, बहुत सही। हर चीजों को देखिए एंजाइम ही तो तोड़ रहा है। अब एमिनो एसिड कहां जाएगा, देखिए ये ग्लूकोज को आपने कहा सर ये ब्लड से होता हुआ कहां पहुंच रहा है, सेल में। कहां पहुंच रहा है, ये सब क्रिया कहां पर हो रही है बेटा, ये बताओ। ये जो भाई मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, फाइनली उसका यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग कौन करता है, आपका बॉडी का कौन सा पार्ट करता है भाई, थोड़ा सा हमको बताइएगा, बोलो। हाँ, यस, आपका एक एक सेल ही बेटा, एक एक कोशिकाएं ही करती हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो फाइनली कहां पहुंचता है, कोशिकाओं में, और वहीं पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से देखो, एमिनो एसिड हुआ तो ये पच गया, मतलब ये इसका ये भाई प्रोटीन जब टूटा,
तो अमीनो एसिड बना, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को सिंथेसिस बोलते हैं ना। बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो अमीनो एसिड ये क्या हुआ, यस वेरी गुड, बहुत सही बेटा। सब चीज एवरीथिंग जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो सब कहां पर जाएगा, सेल में ही जाएगा, ठीक है। और सेल ही यूज करता है और कोई यूज नहीं करता, ठीक है। मैंने पहले दिन ही जब आपको डिस्कस किया था, पूरा एनालिसिस किया था, तो मैंने पूरा का पूरा बताया था। सेल भी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि बेटा वास्तविक क्या है, जो कुछ भी हम खाते पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, सब कोशिकाओं के लिए, सब मोह माया जो है वो कोशिका की फैलाई हुई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर हम लोग कोशिकाओं के क्या हैं, आप दास हो, आप खाते हो, आप पीते हो, सब कुछ किसके लिए, क्योंकि वो डिमांड करता है इसलिए खाते पीते हो, क्योंकि वो जीवित है तो आप जीवित रहेंगे, हाँ इसलिए बेटा, बहुत सही है ना। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब आपने कहा फिर जब ये पाचन हुआ तो ब्लड में ये पहुंचा, यानी रक्त में पहुंचा, रुधिर में पहुंचा, और इससे सर्कुलेट होता हुआ कहां पर पहुंचेगा, सेल में पहुंचेगा। और जब एमिनो एसिड यहां पहुंचता है, अच्छा ये बताओ सेल में, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, यहां पर ध्यान से देखिए, सारा चीज पचने के बाद मैंने कहा बताया, मैंने कहा कि ये बेटा पहुंचता है कहां पर, सेल में। ये बगल से जा रही है आपकी नली, कौन सी, रक्त नलिका। और ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है। भाई आप देखिए यहां से सारा का सारा चीज, इसमें ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है ना, वो फैटी एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ तो ब्लड से ही जाता है, क्यों भैया बोलो, हाँ सब चीज। यानी ये यहां से सारा का सारा ये पहुंचता है कहां पर, यस इसमें पहुंच जाता है कोशिका में। और कोशिका में हम सब कुछ जानते हैं, ये केंद्रक होता है, यहां पर क्या होती है, माइटोकांड्रिया होती है, इसके चारों तरफ ये क्या है, देखिए ये सब, ये सारे के सारे इसके मशीनरी। अब यहाँ ये कोशिका द्रव्य में, भाई सेल के अंदर पूरा का पूरा जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पर ग्लूकोज भी आएगा, एमिनो एसिड भी आएगा, सब कुछ तो आएगा। भाई आप देखो सब कुछ तो यहाँ आ रहा है ना। भाई जितनी जरूरत पड़ी सब सारा का सारा ब्लड से सेल में पहुंच गया, जो आपने खाया था वो फाइनली कहां पहुंचाना था हमको, सेल में पहुंचा दिए, पहुंच गया भाई आराम से। अब वहां पर जैसे ये ब्लड के द्वारा एमिनो एसिड जब यहां पर पहुंच जाएगा, ये ध्यान रखिए कहां पहुंचा एमिनो एसिड, भाई आपने जो दाल खाया बेटा, वो दाल वास्तव में दाल का मटेरियल पहुंचाया कहां गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्मोसिस होती है, हाँ। आगे देखिएगा ना, आज तो मिनरल उनरल सारी बात होगी, तो आप देखिएगा आगे सब कुछ है। तो आपने देखा कि ये क्या कर रहे हैं कि यहां से पहुंच पहुंच गया एमिनो एसिड कहां, यानी जो दाल थी आपने खाया था वो फाइनली ब्लड से होता हुआ आपके कोशिका में पहुंच गया, बट दाल के रूप में नहीं बेटा, अमीनो एसिड के रूप में, बिल्कुल क्लियर। अब क्या होगा यहां पर, अब ये जो होगा, अब आप बताइए, मैंने कहा यहां फिर एटीपी मिल जाती है आपको, वो वाला पहला था। तो यहां पर ब्लड में जब ये पहुंचा, सेल में पहुंचा, हम फाइनली तो सेल में पहुंचा, तो सेल में अब क्या होगा, ये सेल में ये एमिनो एसिड का उपयोग करेंगे वही तीनों भाई, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। की बात याद आ रही जब मैंने पढ़ाया था न्यूक्लिक एसिड, याद आ रहा है ना। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, अब यही न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या करेगी, यही अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके क्या बनाएगी बेटा, प्रोटीन बनाएगी। यानी ये क्या है, ये दाल है, और दाल जब टूटा तो क्या बना, अमीनो अम्ल बना। और यही अमीनो अम्ल जब आपके सेल में पहुंचा, सेल ने क्या बनाया, फिर से प्रोटीन बनाया, उसी को जोड़कर, ठीक है, उसी को जोड़कर प्रोटीन बनाया। और ये प्रोटीन किसकी थी, बालों की। और ये कहां पर बना, आपके सेल में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया कौन, बोलो भैया एक बार जवाब तो दो, कौन बनाया भैया, यस ये बनाया एंजाइम ने, देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या आप समझ पा रहे होगे, मुझे अच्छी तरह से समझ पा रहे होगे मेरे कहने का मतलब, हाँ एमिनो एसिड के द्वारा, यस नितिन जी, क्योंकि एमिनो एसिड, एक बार तो आपने दाल खाया, क्योंकि मैंने कहा कि बेटा ये जो आपके शरीर पे पूरे, अब सिर से लेकर पांव तक जो भी आपके बाल हैं, ये वास्तव में किससे बने, उसी दाल से बने। दाल भी किससे बनी है, एमिनो एसिड से बनी है। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप माला ला रहे हैं तो कई फूल हैं, अब उस माले को आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो माले से सारा फूल निकालेंगे, फिर अपने हिसाब से उसको माला बना देंगे। तो आपने देखा कि फूल तो वही हैं लेकिन माला अलग हो गया, क्योंकि यस सारा का सारा सब कुछ काम जो है एंजाइम का होता है बेटा, वेरी गुड। तो आपने देखा ये काम। तो अब आप हमको बताएंगे ये वाला स्टेप, उपापचय
किस प्रकार का उपापचय है? चलिए देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, प्रोटीन से जब ये टूट रहा है, एमिनो एसिड बन रहा है, तो बेटा इसमें कौन है जो ये मतलब ये किस प्रकार की उपापचय की प्रक्रिया है? प्रोटीन से एमिनो एसिड बनाना। जल्दी से भाई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, यानी प्रोटीन से एमिनो एसिड बना रहे हो तो ये कैसी प्रक्रिया है? हाँ, बोलो। नहीं बेटा, ये यहाँ से सिर्फ इसकी बात मैं कर रहा हूँ। प्रोटीन से एमिनो एसिड तक जो टूट रहा है, ये क्या है? ये कैटाबोलिक है। वेरी गुड। लेकिन यहीं से यहां पर देखो, ये कैसी प्रक्रिया है? बोलो। अगर हम एमिनो एसिड से फिर जाते हैं तो यहां पर एनाबोलिज्म। यस, वेरी गुड। देखिए, ये कैटाबोलिज्म हुई यानी अपचय, और ये क्या हुआ? एनाबोलिज्म, यानी ये क्या हुआ? उपचय। देख रहे हैं ना, एक कैटाबोलिज्म और दूसरा एनाबोलिज्म। यानी प्रोटीन का अगर ये पूछा जाए प्रोटीन के उपापचय में क्या होता है, तो प्रोटीन के उपापचय में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। हालांकि सब में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी, उसमें उपचय अपचय दोनों होगा। बेटा ऐसा नहीं है, जैसे आपको मैं ये बताऊं, जैसे आप जब स्टार्च रोटी खाते हैं तो पाचन तंत्र उसको तोड़ ताड़ देता है, किसमें? ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है ना? अब जब ये ग्लूकोज में तोड़ देता है, तो आपके शरीर में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में होता हुआ कोशिकाओं के द्वारा यूज कर लिया जाता है, बल्कि कुछ लीवर में किस रूप में इकट्ठा हो जाता है, आप बताइए? ग्लाइकोजन में। याद आ रहा होगा, मैंने समझाया था बेटा, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, है ना? हाँ, बहुत सही। अजुद्दीन साहब बहुत सही बता रहे हो आप, कि पहला कैटा होगा और दूसरा, पहला दूसरा कौन सा जी? पहला और दूसरा, दूसरा भी कैटा? कौन सा दूसरा बोल रहे हैं? बस दो ही तो हैं इसमें प्रोटीन में, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो यानी जो भी है, तो ग्लाइकोजन यहां पर भी बनना है, तो ग्लाइकोजन तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन तो एनाबोलिज्म हुआ ना। ये देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो ये एनाबोलिज्म हुआ। क्लियर? यानी समझाने का मेरा मतलब, हाँ ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, कहां बनता है? लीवर में बन रहा है। तो लेकिन ये बताइए आप कि ये जो बन रहा है, ये कैटा ग्लूकोज से अगर लीवर में ग्लाइकोजन बन रहा है, तो वो कैटाबोलिज्म होगा या एनाबोलिज्म होगा? थोड़ा सा बताइएगा हमको भाई। आज आप लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि आप ये आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही। बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा। आंसर जल्दी जल्दी, लास्ट डे तो खटाखट सारे आंसर आते रहते थे, क्योंकि जब हम आगे, हाँ ग्लाइकोजन, यस वेरी गुड मोनिका जी। आपने कहा कि ग्लाइकोजन जब बनेगा सर, तो उसमें ग्लाइकोजन के बनने के लिए एनाबोलिज्म की चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता, जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब मेटाबॉलिज्म है ये, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो सारा जो भी कैटा है वो भी आएगा, जो एना है वो भी आएगा, ओवरऑल। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही प्रियंका जी, अभिषेक जी। ठीक है, वेरी गुड अभिषेक जी। तो इन्हीं बातों को तो हमको समझना है बेटा, और क्या है? मैंने आपको बताया बेटा कि यही टॉपिक जो है जिसको बहुत बारीकी समझना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, आगे टॉपिक सब हवाबाजी है भाई। चीजें तो यहीं पर होती है ना जहां पर हम अटके रहते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। अब देखिए, तो आपने कहा कि शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक, यानी शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना? जैसे आपको घर से जब आप बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, तो बोला जाता है ना कि कहाँ गए हैं? कहें कि वो तो पढ़ने के लिए गया है दिल्ली। तो क्या सिर्फ आते हो पढ़ने भर के लिए? अरे उसमें सब कुछ करते हो। लेकिन घर से तो पता चला पढ़ने के लिए। इसी तरह से जो शरीर में कोई भी शरीर खा पी रहे हो, उसका क्या होता है? जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, और जैव रासायनिक क्रियाओं से, समझ रहे हैं ना? जो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, उसको तोड़े जाते हैं, फोड़े जाते हैं, शरीर से बाहर निकाले, कुछ भी जो हो रहा है आपके खाना-पीने का, वो सारी क्रिया एक ही शब्दों में अगर कहा जाए, तो हम क्या बोलेंगे वो? हुँ, समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब है कि देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि शरीर में हम कुछ भी खा रहे हैं, उनका इस्तेमाल होगा या उनको बाहर निकाला जाएगा, यही तो किया जाएगा, और क्या होगा? उसको या तो जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। भाई जोड़ने-तोड़ने के अलावा कोई तीसरी भी बात है क्या? है ना? बस, तो ये सब जो भी क्रिया हो रही, वो उपापचय की हो रही, और जो जोड़ा जाए उसको हम बोलेंगे उपचय, और जो तोड़ा जाए उसको बोलेंगे अपचय।
बस यही तो है। लेकिन ये करता कौन है? तोड़ता या जोड़ता कौन है? देखो यहां पर भी आपने कहा सर यहां पर भी ये जोड़ रहा है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी समझ में आए। ये देखिए यहां पर भी एंजाइम तोड़ रहा है और यहां पर भी एंजाइम जोड़ रहा है। इसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है। बोलो, यानी दोनों काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों काम कर रहे हैं बेटा, यानी एंजाइम तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। ये यहां पर, लेकिन आप थोड़ा सा हमको एक बात बता ही दो, क्या कि एंजाइम अगर स्टार्च, जैसे आपने खाना पीना खाया, अगर एंजाइम ना तोड़े तो क्या आपके सेल तक मटेरियल पहुंच पाएगा? बोलो भाई, क्या सेल तक मटेरियल ये पहुंच पाएगा? ये जो आप देखिए, ये जो आपको मैंने कहा स्टार्च आप खाते हैं तुरंत आपके पाचन तंत्र में जाता है, एंजाइम ढेर सारे आते हैं, हम पाचन तंत्र में देखेंगे एंजाइम्स को आते हैं और खटखट कर सारा तोड़ करके ग्लूकोज में बना देते हैं और ग्लूकोज को जो सर्कुलेटरी सिस्टम धीरे धीरे ले जा करके एक एक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और वो सारे यूज करते हैं। यही तो बातें हमने चिल्ला चिल्ला के समझाई थी। ठीक है, पहुंच गया। दूसरी बात, यानी ये सब पहुंच गए। बात क्लियर हो रही है? समझने समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ये बहुत ही, हाँ, यानी कहने का मतलब मेरा एक बार फिर से समझिएगा कि भाई हम स्टार्च अगर खा रहे हैं तो वो पाचन तंत्र में जा करके उसको तुरंत जो है मतलब जो भी टाइम है विद इन टाइम के अंदर ये ग्लूकोज में बदलना चाहिए, तो यानी टूटना चाहिए। और फिर उसके बाद ग्लूकोज बेटा जब तक नहीं बनेगा क्या ब्लड में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए एंजाइम के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको टाइम पे टाइम टू टाइम अपना उनका काम करना बहुत जरूरी है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही भाई? हम्म। ठीक है। क्लियर हो रही ना? अब देखिए, यही टाइम पर काम करते रहे ये एंजाइम जो उपापचय क्रिया करवा रहे हैं। जितेंद्र शुक्ला जी, नहीं पहुंच पाएगा सर? क्या चीज भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या बातें नहीं समझ में आ रही है? मैं समझाना सिर्फ चाहता हूं बेटा उपचय को, क्योंकि विटामिन तो उसी को सबको रेगुलेट करता है ना, वही मैं समझाना चाहता हूं कि भाई। हाँ, वेरी गुड से सिंपल सा 1-2 मिनट के अंदर समझिए। उपापचय का मतलब क्या होता है? शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही वो उपापचय। ये दो प्रकार की होगी, एक टूटने वाली एक जोड़ने वाली। जो जुड़ने वाली है उसको अउपचय और जो टूटने वाली है उसको अपचय। लेकिन इसको करने में जो जोड़ने और तोड़ने के लिए, है ना, जो जोड़ने और तोड़ने के लिए जो है वो सब क्या है? वो है एंजाइम। और एंजाइम अगर सही टाइम पे अपना काम करेंगे तो आपके शरीर का हर कार्य बहुत ही आसानी से चलेगा, एकदम मजेदार चलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन सभी को, यानी शरीर में जितने भी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? उन सबको करवाता है कौन? ये विटामिन। यानी इनकी निगरानी करता रहता है, किसकी? उन्हीं की, जितने भी हैं। ठीक है बेटा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, उससे नहीं मतलब होता कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। जो पढ़ने वाले बेटा वो पढ़ते जाओ, आप लोग डिस्कशन पे ना ध्यान दिया करो, बस यहां पर समझो। मैंने यही बताया कि देखिए आप सब कुछ जो खाते पीते हैं उनको या तो तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है। मैंने सब कुछ दिखा दिया कि स्टार्च खाते हैं तो उनको तोड़ा जाता है और फिर उसके बाद फिर तोड़ा जाता है या कहीं जोड़ा जाता है। जैसे प्रोटीन को जोड़ा जाता है फिर तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तोड़ा जाता है, ये बराबर इसी तरह से होता रहता है। तो ये विटामिन की, ठीक है, यानी अब क्या कर रहे हैं? ये जो तोड़ और जोड़ रहे हैं ये एंजाइम कर रहे हैं। और एंजाइम, इन्हीं एंजाइम की निगरानी कौन करता है? विटामिन ए। भाई जैसे आप यही समझो कि आपने मान लीजिए अपने घर को, घर बनवाने के लिए कुछ मजदूर लगाए, ठीक है, और कहा कि डेली बेसिस पे हम आपको पैसे देंगे जैसे जैसे बनवा रहे हो। वो मजदूर क्या गए, आप चले गए तो वो मनमानी जो है अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे कर, क्योंकि दिन जैसे बीतेगा उनका तो एक दिन का सैलरी मिलेगी मिलेगी, है ना? तो कहने का मतलब ये ठीक है, देखो उससे मतलब नहीं बेटा, डिस्टर्ब तो अपने से आप जानबूझ के हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे ना, इस तरह से नहीं होता। आप पढ़िए, कोई डिस्टर्ब होने की बात नहीं। आप इस तरह से आप लोग अगर बार बार डिस्कस करेंगे तो अब आप लोगों के प्रश्न पे हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग
सिर्फ पढ़ने आए हो बेटा, पढ़ाई करो। कौन क्या बोल रहा है उसको एकदम निग्लेक्ट कर दो। जो नहीं पढ़ने वाले वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना? आप पढ़ने वाले लोग जो हैं वो पढ़ें आराम से, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जो भी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं यानी टूटने जोड़ने का, वो ये कौन करता है? एंजाइम। लेकिन एंजाइम अगर बेटा ये मनमानी हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए ये स्टार्च, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, अब उसी समय ग्लूकोज चाहिए आपको, लेकिन ग्लूकोज नहीं पहुंच पाया क्योंकि स्टार्च टूटा ही नहीं। इसलिए इन सब की निगरानी कौन करता है? विटामिन। याद रखिए, अब ये विटामिन करेगा तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सारे के सारे, क्लियर हो रही बात? अब विटामिन अगर ये पहुंचा बेटा तो इन सब की खैर नहीं। अगर ये गलती करते, जैसे सपोज कीजिए आप मजदूर लगाए हुए हैं और मजदूर अपना काम नहीं कर रहे हैं, कभी आकर के बैठ जा रहे हैं लगा करके खैनी या सिगरेट सुलगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, है ना? टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक सुपरवाइजर को वहां रख दो, जैसे मान लीजिए फसल की कटाई, मान लीजिए आजकल गेहूं की कटाई जो चल रही है, तो गेहूं की कटाई के लिए आपने मजदूर लगाया, तो मजदूर आराम से पूरा करते हैं और करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, ढंग से करते नहीं, टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर आप कोई घर से अगर कोई भी बंदा अगर जाके बैठा रहता है तो वो तेजी से काम करता है, यानी वो क्या, वो विटामिन की तरह रोल प्ले करता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन की तरह रोल प्ले करता है और सारा काम हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? यही। और ये विटामिन बहुत खतरनाक है बेटा, ये एंजाइम को फालतू बैठने नहीं देता, पैसा देता है तो वो काम भी उसी तरीके से लेता है। यानी कुल मिलाकर के विटामिन का रोल आपने समझ लिया कि विटामिन वास्तव में एक सुपरवाइजर की तरह कार्य करती है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया, आगे देखिए। वही चीजें मैं यही मुझे इसी को बनाने में थोड़ा सा आज लेट हो गया था, ताकि आप बार बार कहते हैं सर पीडीएफ पीडीएफ, मैं बार बार यही कहता हूँ बेटा इसी को आप स्क्रीनशॉट लिया करो, अपने से कर लिया करो। यही उपचय की बात करें तो उपचय क्या है? उपचय जिसमें मैंने कहा ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे एवं सरल पदार्थ आपस में जुड़ करके भारी और जटिल पदार्थ बना लेते हैं। इसे निर्माण कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि छोटे पदार्थ इसी से जुड़ करके बड़े पदार्थ बना लेते हैं। हाँ, यस, लीडिंग करता है बेटा, बहुत सही कहा आपने। विटामिन जो है, हालांकि सुपरविजन कहो तो ज्यादा सही है ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल, उन्हीं के काम को, यानी इतना से मजदूर है ना, मैंने बताया मजदूरों के कार्यों को कंट्रोल और रेगुलेट करना, ताकि वो टाइम टाइम पे काम करते रहें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तब आपको सही समय पे जो है वो क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, सही समय पे प्रोटीन मिल, सब सारी चीजें। अब बात कर रहे हैं अपचय, तो अपचय क्या है? यानी जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थ, उसी का जस्ट उल्टा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विनाशकारी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहां पर दिखा फोटोसिंथेसिस, जहां पर सिंथेसिस लगी होगी, यानी जहां पर संश्लेषण की बात होगी, वहां पर आप देखें वहां पर उपचय होगा। लेकिन जहां पर बिन है ना टूटने का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यानी एक कंस्ट्रक्टिव है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। क्लियर बात? बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने इसको समझा भी दिया बेटा, ये देख लेना, पढ़ लेना इसको आराम से, कि जटिल पदार्थों को तोड़ करके छोटे पदार्थों में बदलना, इसी कारण से इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, विटामिन। ठीक है, अब देखिए विटामिन क्या है। मैंने कहा विटामिन जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर लूं, क्योंकि सेम कलर मुझे लग रहा है ये है, ये। तो यहां पर आप देखिए ये कार्बनिक पदार्थ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कहा विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? उपापचयी नियामक, यानी रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? विटामिन शरीर का, ये देखिए विटामिन जो है वो शारीरिक विकास, स्वास्थ्य एवं अन्य जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से अरे भाई जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जो भी एंजाइम आपके काम करते हैं, सब कुछ काम तो जोड़ने तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। और अगर एंजाइम अपना काम आसानी से नहीं करेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कोई काम आसानी से नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये विटामिन जो हैं वही कार्य करते हैं बेटा, ताकि आपके शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं बड़ी ही सुचारू रूप से चलती रहे। आगे बढ़े हम, चलो। अब विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए विटामिन कितने प्रकार के हो रहे हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से भाई? एक को आप वसा में घुलनशील विटामिन कहते हो और एक को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। आप हमको बताइए, आपको रोग अक्सर किस प्रकार की विटामिन से होता है? वसा में घुलनशील या जल में घुलनशील? हालांकि मैंने लिख दिया है कि जल में घुलनशील विटामिन की कमी अक्सर होती रहती है,
क्योंकि हम पसीने और मूत्र के द्वारा इसको शरीर से बाहर भी निकालते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? बात क्लियर हुआ? तो यानी कहने का मतलब है कि जब जल में, तो यहां पर देखिए जैसे ADE जो है ये वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। ये पहले बहुत पुरानी बातें हैं, ये सब आप जानते हो बेटा। जो आप नहीं जानते हो या जिसके बारे में आपको जानना चाहिए उसको हम बताते हैं। हाँ, बी और सी क्या है बेटा? ठीक है। तो यानी आप थोड़ा सा ये हमको बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा रोग बी और सी के द्वारा होते हैं, है ना? और क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जल तो हमेशा, जो जल में घुला होगा तो जल अगर शरीर से बाहर निकलेगा तो उसमें से भी बाहर आएगा, है ना? इसीलिए आप जानते हैं कि मूत्र के साथ में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन निकलता है? हाँ, वेरी गुड, सी निकलता है। सबसे ज्यादा कौन निकलता है? सी निकलता है। क्योंकि बी और सी ही तो शरीर से बाहर पसीने में ये सारे के सारे निकलते रहते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो वसा में घुलनशील हैं वो नहीं निकलता, वसा का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं भाई, वसा में कैसे निकला जा सकता है भाई? क्योंकि वसा में जो घुला है वो तो अंदर ही रहेगा। वसा तो आपके शरीर से बाहर निकलती नहीं, तो इसलिए वो वहीं पर रहेगा। इसीलिए देखिए जो इनके कमी से होने वाले जितनी भी हैं, जो कमी से रोग होते हैं, और इनकी कमी से अगर रोग देखा जाए तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप समझिए इनके इनके इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इनसे जो रोग होता है वो बहुत कम है, जबकि इसमें वो ढेर सारे रोग होते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें इस वाले में, तो देखो जैसे अगर बात करें कि भाई क्या आपके संपर्क में कोई ऐसा भी है जिसको रतौंधी होती है? बोलो। हाँ, मोस्टली जो डिजीजेज होती हैं, डिजीजेज का मतलब डिजीजेज तो सबसे हो सकती हैं, लेकिन कमी ज्यादातर इसी की होती है बेटा, है ना? हाँ, जहां पर फैट स्टोर होगा उसी में फैट, तो जाहिर सी बात है इसकी कमी तो होनी नहीं है जल्दी। आप जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, बताओ क्या आपके संपर्क में ज्यादातर लोग रतौंधी वाले हैं? नहीं है, रतौंधी वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या कभी आपने देखा किसी के मुंह में छाले पड़े हों, या कभी होठ फटा हो? तो आपने देखा होगा अक्सर कि, तो आप जानते हैं कि ए रतौंधी जो है ए की कमी से तो आपको नहीं मिला, लेकिन आपने देखा कि होठ फटे हो या मुंह में छाले हो गए हों, वो बी की कमी से हो रहा है। तो आप देखिए ये वाला सब देखे होंगे, ये बल्कि आप इससे गुजरे भी होंगे। यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, है ना? बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो फैट में है बेटा। आपने एक बार गाजर खाया हुआ है तो वो आपका स्टोर है ना? वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। लेकिन यहाँ पर तो बताओ आपका भी कभी होठ फटा होगा, कभी आपके मुंह में छाले आएंगे, तो इसीलिए हम क्या खाते हैं मुंह में जब छाले होते हैं? तो एक कैप्सूल खाते हैं भाई। कौन सा? थोड़ा बताएंगे। मुंह में जब छाले आते हैं तो कोई कैप्सूल खाया जाता है। देखता हूं कोई बताता है कि नहीं, बोलो। कोई नहीं बताएगा? भाई जब मुंह में छाले आते हैं तो हम कौन सा कैप्सूल ज्यादा खाना करते हैं? हाँ, बोरेक्स की दवा, ये भी सही है। कैप्सूल कौन सा लेते हैं थोड़ा सा बताओ हमको? बहुत खाते हैं। यस, ये देखो बी कैप्सूल। आपने खुद ही बता दिया कि बी कॉम्प्लेक्स या बी कैप्सूल। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कमी है इसलिए बी कैप्सूल लेते हैं हम, है ना? तो यही समझिएगा। दूसरी बात अगर हम एक और करें, जैसे आप बताइए यहाँ पर। हाँ, बहुत सही बेटा, सभी लोगों ने। अच्छा, पान भी खाते हैं, वेरी गुड। जियो मेरे लाल। कुछ न कुछ तो लाल, पीले, नीले होंगे ही। हाँ, हाँ, चलो कोई बात। अब बताइए विटामिन के की कमी से कौन-सा रोग होता है? आप जानते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी आपको कट जाए तो काफ़ी समय तक ब्लड निकलता रहेगा, और इससे आपको रक्ताल्पता भी हो सकती है। क्या आपके संपर्क में कोई ऐसा है कि जिसको कट गया हो और उसका खून, मतलब ब्लड निकलना बंद ही ना हो? तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, सब सही बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या आपके सामने कोई ऐसा है कि जब वो बातें करता है तो कभी-कभी उसके मुँह से दुर्गंध आती है, या ब्रश करते वक़्त उसके मसूड़ों से क्या निकलता है? ब्लीडिंग होती है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। मिल जाएँगे कि नहीं मिल जाएँगे? है ना? हाँ, रेयर होते हैं अभिषेक जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि रेयर होंगे ना, कि भाई कहाँ पर हैं? हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है ना? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सी वाले से, अगर किसी के मुँह से दुर्गंध आ रही है या उसके ब्लीडिंग हो रही है मुँह से, तो ये बेटा अक्सर मिल जाते हैं। कभी-कभी तो बगल वाले का अगर मुँह से दुर्गंध भी आती है, तो आप इधर-उधर कर लेते हैं, लेकिन उसको बताते नहीं। गलत बात है, उसको धीरे से बोल दो कि भई आप थोड़ा-सा अपने माउथ का केयर कीजिए, नहीं तो समस्याएँ आएँगी। समझ पा रहे हैं ना?
एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो मैंने यही बताया था बेटा, इसीलिए जल में अक्षर क्या, अच्छा अब आप देखिए, सबसे ज्यादा हमको बताएंगे ज्यादातर पानी का लॉस कब होता है? गर्मियों के समय में शरीर से ज्यादा निकलता है या ठंडियों के समय में? थोड़ा सा हमको बताइए भाई। हमारा जो सब सर्वाधिक जो लॉस होता है वो किस समय ज्यादा लॉस होता है? पानी। बोलो बेटा जल्दी से, शरीर से जो पानी ज्यादातर ठंडियों में या गर्मियों में कब खत्म होता है ज्यादा? अरे भाई, गर्मियों में आप जानते हैं पसीना भी बहुत ढेर सारा होता है, तो बहुत ढेर सारा होता है। अब यानी पसीना भी अगर बहुत ज्यादा होगा, हाँ गर्मी में, बहुत सही रवि रतन जी, यस बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचो, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा बेटा, तो जाहिर सी बात है जो घुलने वाले हैं वो विटामिन भी बाहर निकलेंगे, और अगर बाहर निकलेंगे तो आप थोड़ा सा एक बात हमको बताइए, तो उसकी कमी नहीं होगी? बोलो, उसकी कमी होगी तो हमको खाना पीना पड़े, यस। इसीलिए बताओ, नींबू पानी या शरबत, या हम जो पानी वाले फल जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, ये सब पानी वाले हैं। देखो नेचर भी कितना समझदार है, नेचर तो सबसे ज्यादा समझदार है, वो वही चीज बनाए। हम नींबू पानी कब लेते हैं बेटा, ठंडियों में या गर्मियों में? बोलो, यस गर्मियों में। क्यों? क्योंकि बेटा पानी ढेर सारा निकल रहा है पसीने से, पता चला कि गड़बड़ हो जाएगा तो सब काम गड़बड़ा जाएगा, ढेर सारे जो होते हैं, इसलिए हमको गर्मी में ही सब कुछ करते हैं। आइडिया लगा होगा, है कि नहीं? बोलो भाई, समझ पा रहे ना? हाँ बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन जी, आप तो एकदम जबरदस्त। यानी कहने का मतलब यही मैं समझाना चाहता हूँ बेटा, देखो हर चीज, वेरी गुड, बहुत सही। हर चीजों ने, सभी लोगों ने लगभग लगभग सही बताया कि गर्मियों में ही हम लोग नींबू पानी पिएंगे, और जो पानी वाले ज्यादा मतलब वाटर कंटेंट जो फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादातर कब होते हैं? वो ठंडी और गर्मियों में ही मिलते हैं। इसके पीछे भी रीजन यही है बेटा, क्लियर हो रही बात? तो इसीलिए आप ये समझेंगे कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनकी कमी अक्सर होती रहती है, क्योंकि शरीर से जल सदैव पसीना और मूत्र या अन्य तरीकों से शरीर से बाहर निकलता रहता है। क्लिक है ना? क्लियर? यस। कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बोलिएगा बेटा, है ना? हाँ, अच्छा ग्लूकॉन डी भी पीते हो, वेरी गुड। पसीना निकलने के लिए, वो तो आप एनर्जी लाने के लिए निकालते हो बेटा। चलो आते हैं हम लोग वसा में घुलनशील फैट की बात, यानी वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं हम लोग विटामिन ए, नाम सभी को पता होगा, नाम तो आपने सुना होगा, क्या नाम है? रेटिनॉल। आप जानते हैं कि इसका नॉर्मली अगर देखा जाए तो गाजर जो होता है इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है? और यहाँ कॉड लीवर ऑयल एक फिश है जिसके लीवर का ऑयल भी अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर रेटिनॉल, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर? ओके। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। और आप जानते हैं कि विटामिन ए और सी अगर उबाल दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? नष्ट। इसीलिए बेटा गाजर हम उबाल के नहीं खाते, ठीक है? या जो भी चीजें हैं, या हम लोग आप देखते हो सी वाली चीजें, जैसे क्या नींबू कभी उबाल के खाया जाता है क्या? हाँ, चुकंदर में भी होता है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है? तो यहाँ पर मेन आपको गाजर वगैरह ध्यान रखना होगा, बहुत सही। अब बात करते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तब हो जाता है रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया हो जाता है बेटा, है ना? रतौंधी में आप जानते हैं कि हमको रात के समय जो है वो दिखाई नहीं देता, है ना? रात का मतलब अंधेरे की बात कर रहा हूं या रात की? मैं ये कहूं अगर रात के समय में अगर हम लाइट जला दें, भाई मैं क्या जला दूं? लाइट जला लूं, और एक अंधेर, तो क्या लाइट जल रही होगी तो रात में भी तो भी नहीं दिखेगा क्या रतौंधी में? यानी नाइट ब्लाइंडनेस अगर आपको है, तो क्या रात के समय हम अगर लाइट जलाएं तो क्या आपको, हाँ बिल्कुल, ठीक है, रात के समय आपको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा भाई? बोलो जल्दी से। रात है, रतौंधी मतलब रात को नहीं दिखाई देता, तो रात में अगर हम लाइट जला दें तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। और लोगों का उत्तर आए तब मैं देखता हूं, सही बोले क्या, शायद नहीं दिखेगा क्या? बोलो, नहीं दिखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जब लाइट जलेगी तो रतौंधी का कोई, अरे लाइट का मतलब होता है वो, रतौंधी का मतलब होता है रात में नहीं, अंधेरे में नहीं दिखता। याद रखिएगा, अंधेरे में नहीं दिखेगा भाई। रात को लाइट जला दोगे तो उसको तो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल दिखेगा, बहुत सही।
ठीक है, हरमन जी बहुत सही। हाँ बेटा, बिल्कुल दिखेगा। अरे भाई, दिखेगा क्यों नहीं? लाइट अब देखिए, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा-सा हमको समझने की थोड़ी-सी बात समझ लें कि विटामिन ए को कैसे, और फिर देखते हैं कि ना क्या करता है कभी-कभी, ठीक है? थोड़ा-सा हम, जैसे आप जानते हैं, अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा हल्का-सा हम समझेंगे, आँख को समझा जाए, है ना? आँख आप जानते हैं कि कुछ ऐसी होती है, यहाँ से मैं थो अरे! ये देखिए, ये सपोज़ कीजिए कि ये आपकी आई है और यहाँ पर लेंस होता है, और लेंस ऐसे मसल्स से बंधे होते हैं, और ये नीचे जो होती है बेटा, यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको आप बोलते हो कॉर्निया। क्या बोलते हो? कॉर्निया। यहाँ पर नीचे जो सॉरी, रेटिना। नीचे जो है ये रेटिना है, कॉर्निया तो यहाँ पर होती है। रेटिना पर आप देखिए, रेटिना पर ही सारा इमेज पड़ता है ना? अगर रेटिना पर सारा का सारा इमेज बनता है, तो ये रेटिना में जानते हैं 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं रॉड सेल, और एक को बोलते हैं हम कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल बोलते हैं, 2 कोशिकाएँ होती हैं। रेटिना पे कितनी कोशिकाएँ होती हैं? 2 कोशिकाएँ। एक को हम रॉड सेल बोलते हैं और दूसरे को कोन सेल बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये रॉड सेल जो होती है, ये अंधेरे में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी अंधेरा जब होता है, हाँ, रेटिना बेटा, कॉर्निया नहीं। ये कॉर्निया यहाँ पर है। कॉर्निया ये आगे होती है, ये आंखों के सामने ये उभरी हुई जो पार्ट होता है, ये है कॉर्निया आपका। यस। और ये जो पीछे होता है, ये वाला पोर्शन जहां पर इमेज बनता है, इसको हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना में कितने होते हैं? दो प्रकार की सेल होती है। एक रॉड सेल होती है और दूसरी कौन सी सेल होती है? कोन सेल होती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। रॉड सेल जो होता है, ये अंधेरे में जो है इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कब? अंधेरे के समय में कौन काम करता है? रॉड सेल काम करता है। जबकि कोन सेल कब काम करता है? ये जब लाइट होती है तब काम करता है। यानी जो सामने आपके इमेज बन रहा है वो, इसीलिए देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि अचानक उजाले से, अचानक से अंधेरे में जाते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस समय एक्टिव कौन था? कोन सेल। कोन सेल यानी शंकु कोशिका जो है, ये शंकु कोशिका काम कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही आप अचानक से अंधेरे से उजाले से अंधेरे में आते हो, उस समय काम कौन करने किसका होता है? रॉड सेल का। लेकिन रॉड सेल थोड़ा-सा लेट कर देता है, और तब जब कुछ टाइम बाद आप देखते हैं, तो वो दिखाई भी देने लगता है। थोड़ा-थोड़ा मतलब दिखाई देने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ने लगते हो। ठीक है ना? तो यानी कोन सेल, कोन का मतलब ये कोन की तरह होगा, ये देखो ऐसे, और रॉड सेल का मतलब रॉड की तरह होगा, ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोन सेल है और ये रॉड सेल है, ठीक है ना? यही सब मिल करके आपके रेटिना का काम करते हैं। जो इमेज इस पर बनती है वो लाइट में बनती है, यानी ये कब बनेगी? जब लाइट होगा, और जब डार्क होगा तब ये बनेगा, ठीक है? अंधेरा जैसे ही होता है, उस समय एक्टिव कौन होता है? रॉड। अगर किसी भी जीव में रॉड सेल सिर्फ है, तो वो अंधेरे में देख सकता है। अगर सिर्फ कोन सेल है, तो वो सिर्फ उजाले में देखे। जैसे कबूतर की आंखों में वो सिर्फ और सिर्फ कोन सेल होता है। जबकि उल्लू की बात करें तो उल्लू की आंखों में ज्यादातर रॉड सेल होते हैं, इसीलिए वो सामान्यतः रात को ही अपना ज्यादा शिकार करते हैं, है ना? हाँ, हम लोगों में, एनिमल में भी, हम लोगों में जो रात दिन दोनों लगभग लगभग देख सकते हैं, उनमें रॉड और कोन दोनों सेल पाया जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, उल्लू को भी दिखता है। हाँ, दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन रात के समय उनको बहुत स्पष्ट, दिन में भी दिखाई देता है बिल्कुल, लेकिन रात के समय वो एकदम स्पष्ट देखते हैं, ठीक है? जीरोप्थेल्मिया, जीरो मतलब होता है सूखा, आँखों का सूखा रोग। इसमें कॉर्निया बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। आँखों में हमेशा एक इचिंग सी बनी रहती है, यानी इसमें कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया प्रभावित हो जाती है, और साथ में टीयर ग्लैंड यानी अश्रु, आँसू ढंग के नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना? ठीक? जिसकी वजह से टीयर ग्लैंड नहीं काम कर पाती और आंसू कम बन पाते हैं बेटा। क्लियर हो रही बात? तो ये टीयर ग्लैंड नहीं काम कर पा रही है, तो ये जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, यानी इसको आंखों का सूखा रोग भी कहते हैं। जीरोप्थेल्मिया, आंखों का सूखा रोग। रतौंधी में आप समझ गए कि ये कौन सेल प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसके कारण से अंधेरा, अंधेरे में इमेज नहीं बनता। क्लियर? लेकिन विटामिन डी अगर है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, विटामिन ए, सॉरी सॉरी सॉरी, विटामिन ए अगर है, तो बेटा जैसे, चूंकि आप जानते हो वो सुपरवाइजर है, तुरंत यहाँ पीछे से खड़ा रहेगा, कहेगा बेटा मैं देख रहा हूं कि नौटंकी करो। ये मार पीट के इसको सुधार देता है और ये देखना शुरू कर देता है। यानी मैं समझाना चाहता हूं ऐसे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपको अभी बताया आंखों की रेटिना में दो कोशिकाएं होती हैं, एक को शंकु कोशिका कहते हैं और दूसरे को शलाका या रॉड सेल कहते हैं, है ना। प्रकाश में वस्तु को बनाने का जो प्रकाश प्रकाश में वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनाती है उसके लिए शंकु कोशिका चाहिए, और जो अंधेरे में प्रतिबिंब बनाने के लिए जो जिम्मेदार शलाका कोशिकाएं हैं वो उनको आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं काम करती, इसीलिए रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज हो जाते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल सूख जाएँगे बेटा जीरोप्थेल्मिया में और समस्या आ जाती है, काम नहीं कर पाता प्रॉपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नोट मैंने आपको बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए, कुछ जानवरों में अगर आप देखेंगे तो कुछ जानवरों में रात को आँखें उनकी क्या हैं, ऐसा लगता है जैसे चमक रही होती। रात की आँखें क्या होती, जैसे चमकती होती। यानी कुछ शंकु यानी शंकु वो जो शंकु कोशिका और शलाका यानी जो कोन सेल और रॉड सेल है, इन ये जो आपस में जुड़े होते हैं बेटा, वो एक सिल्वर कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। जिसको हम बोलते हैं सिल्वर कनेक्टिव टिश्यू यानी सिल्वर संयोजी ऊतक। और ये जो है यही जानवरों की आंखों को क्या करते हैं में चमक पैदा करता है। कुछ चौपाया जानवर जो रात्रिचर ज्यादा होते हैं वो चमकते रहते हैं, हाँ जैसे बिल्ली की, बहुत सही अभिषेक जी, कैट में। तो वो जो आंखें वो वास्तव में है क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये कोन सेल है और ये रॉड सेल है, फिर कोन सेल है, फिर रॉड सेल है। तो इनके बीच में ये संयोजी ऊतक जो इनको इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, जो संयोजन कराने वाले। तो ये संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जो कि यही चमक पैदा करते हैं। इसको हम टैपिटम ल्यूसिडम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टैपिटम ल्यूसिडम। और याद रखिएगा जिनकी आंखें चमकती हैं बेटा वो जितना क्लियर दिन में देखते हैं उतना ही क्लियर रात में भी देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, है ना। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि ये टैपिटम ल्यूसिडम ही है जो उनको रात और दिन दोनों में देखने को, है ना, मदद करता है। तो यहाँ हमने देखा कि यही टैपिटम ल्यूसिडम है। क्लियर हो रही बात भाई? इसीलिए आप देखिए कि आप अपना कोई भी फसल लगाए रहते हैं, रात के समय नील गाय लंबी दूरी से वो कैसे चली जाती है, क्या उसको पता रहता है? इसका ये मतलब है ना उसको दिखाई देता है। वैसे भी आप लोग जानते हो कि जंतुओं को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, रात दिन हमेशा कैसा दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरे वाले पर आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है बेटा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम, है ना, कैल्शियम से भी बना होता है, कैल्शियम, और ये देखिए कैल्शियम से और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, याद रखना। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है आप धूप में खड़े हो जाएं और सारा का सारा जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो विटामिन मिल रहा है, नहीं। वास्तव में हमारे शरीर में सबसे अगर तेजी से बनने वाला जो विटामिन है, यानी सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी ही है। हाँ, कैल्सीफेरॉल बेटा, ठीक है, सबसे तेजी से बनता है। जैसे ही सूर्य की प्रकाश आपके बॉडी के अंदर पड़ता है, आपके शरीर में जो मशीनरी होती है विटामिन डी बनाने वाली वो तेजी से काम करना शुरू करती है और बना देती है। इसके ये एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है बेटा, आगे आप देखेंगे, है ना। ठीक है। तो इस बात को आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा बेटा कि एकमात्र विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है, आप इसको देखेंगे जब हम बात करेंगे जैसे सेक्स हार्मोन की, तो वहां पर भी ये बहुत काम करने वाला चीज है, क्योंकि ये बना होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया था स्टेरॉयड, क्या है बेटा ये? स्टेरॉयड अच्छी तरह से मैंने समझाया है, अगर वो नहीं कोई देखा है तो उस वाले वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, है ना। और ये क्या करता है, और साथ ही कैल्शियम को ये अवशोषित कराने में भी बहुत मदद करता है ना। जो कैल्शियम को ये क्या करता है, जैसे ही आप कोई चीज खाते हैं, जैसे दूध वगैरह पीते हैं या कैल्शियम वाली चीजें जब खाते हैं तो वो आपके आंतों में पहुंचा, है ना। क्लियर हो रही बात? तो ये जब अंदर जाएगा, याद रखिएगा शरीर के अंदर जाएगा तो पचेगा, पचने के बाद ये कैल्शियम को अवशोषित कौन कर ले जाता है? विटामिन डी। या बहुत सही, इसीलिए तो आप जानते हो हमारी हड्डियों के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? कैल्शियम। बात करें अगर रिकेट्स की, यहां पर देखिए बेटा, रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिस अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें रोग हो जाता है रिकेट्स, या इसको हम सूखा रोग बोलते हैं, और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर हो रही बात? यानी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया की बात करें, यानी इसकी जब विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे
हाँ, मिल्क से बिल्कुल नहीं, विटामिन डी तो भाई देखिए बनने की बात हो रही है बेटा। सारा चीज़ आपके शरीर में जो है आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, स्टेरॉइड चाहिए विटामिन डी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारी चीज़ें नहीं है जो उसके रॉ मटेरियल। सूर्य तो उसके लिए सिर्फ़ एक एनर्जी देता है, बनाने के लिए मटेरियल तो आपके बॉडी में ही रहता है बेटा, ठीक है ना? हाँ, रिकेट्स बच्चों में होता है, वेरी गुड, बहुत सही। आपने देखा होगा कि रिकेट्स जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उनकी अस्थियां जो हैं वो क्या होती हैं, वो प्रॉपर यानी उनके जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, जिग जैग हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी ऑस्टियोमलेशिया, जब देखिए यहां पर तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती ऑस्टियोमलेशिया में, इसमें हड्डियां टेढ़ी, इसमें क्या हो जाता है, जिग जैग हो जाता है बेटा, ये इसमें जिग जैग बोन हो जाती हैं, क्योंकि उसी समय उनका, हाँ, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया में क्योंकि जब आप ज्यादा उम्र के हो जाते हैं यानी वयस्क जब हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप बराबर जो है कभी धूप में नहीं आते हैं, हमेशा बाहर मतलब आपको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तो आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, वो भंगुरता आ जाती है। भंगुरता का मतलब कि आदमी अगर कहीं से छोटी सी जगह पर गिरेगा तो भी उसका हाथ पैर टूटने का डर हो जाता है। क्लियर ना? हाँ, क्लियर ना? तो ऑस्टियोमलेशिया में आपने देखा कि ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती, थोड़ा सा कहीं से गिरे पता चला कि हड्डी टूट गई। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो रिकेट्स आप समझ गए, रिकेट्स में क्या होता है, ये बच्चों को होता है, यहां पर हमने लिखा हुआ देख लो, यहां पर रिकेट्स की बात करें, मैं सारा चीज बेटा ये आपके लिए भी दे देता हूं ताकि आप हर चीजों को देख लें आराम से। रिकेट्स की बात करें तो रिकेट जब बचपन में विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है, तो हड्डियों का विकास अनियमित हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, और जिससे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बेटा जब बच्चों में कमी होगी तो आप सोचो ना, बच्चे ही तो बढ़ रहे हैं और उसमें अगर प्रॉपर जैसे नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जबकि ऑस्टियोमलेशिया की बात करें, क्लियर भाई, फिर यहाँ हड्डियां भाई देखो सिंपल सी बात है, जब बच्चा है तभी तो उसकी बोन नई नई बनने वाली है, और पता चला मटेरियल ही नहीं मिला तो जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल मिला इधर उधर लगा के अपना काम करके चला गया। इसलिए हम बात करें अब ऑस्टियोमलेशिया की। ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो वास्तव में क्या है भाई, वो वयस्कों में विटामिन की कमी जब हो जाती है तो हड्डियां क्या हो जाती, कमजोर हो जाती हैं, और इसमें भंगुरता आ जाती है, यानी जल्दी जल्दी से तेजी से टूटने लगती हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है अभिषेक जी, क्लियर हो गई? तो ऑस्टियोमलेशिया आप समझ गए हो। ऑस्टियोपोरोसिस बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस तो वो जब हम पैराथ हार्मोन पढ़ेंगे ना, वो हार्मोन के डिसबैलेंस से होता है, हम बताएंगे उसको ऑस्टियोपोरोसिस जब हम पढ़ेंगे पैराथायराइड के हार्मोन, तो वहां पर भी देखेंगे कि कैल्शियम फास्फेट का वो रेगुलेशन करता है, वहां पर ये भी मिलेगा। हड्डियों को बनाने में सिर्फ आपको विटामिन डी नहीं, इसमें बेटा आगे भी बताएंगे, आप उसको जब हम हार्मोन पढ़ेंगे तो बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, यानी उसमें हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, वो भी खतरनाक है, ठीक है, लेकिन उसको हम वहां पर देखेंगे और हम दिखाएंगे भी उसमें, ठीक है। कोई बात नहीं अजीत जी, साइंस अगर वीक है तो आप टाइम से आइए बेटा 6 बजे से। मैं गारंटी लेता हूं कि साइंस से ज्यादा मजबूत आपका कोई पोर्शन ही नहीं बचेगा अगर आप सही टाइम पे हर कुछ साथ में पढ़ते चलेंगे तो, ठीक है। तो आगे, हाँ, बोन कमजोर भी हो जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है। पॉलीस्टराइज से तो अब आगे देखते हैं ना, पॉलीस्टराइज से क्या होता है भाई, पॉलीस्टराइज से क्या होता है आप सभी लोग जानने वाले हो, अभी तो विटामिन बी को तो आने दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज a disease in which the weakening, हाँ प्रियंका जी क्या बोल रही हैं आप। हाँ उस भाई पोर, भाई आप बताओ ना, हड्डियां हैं, अगर हड्डियां सॉलिड हैं तो ज्यादा मजबूत है कि उसमें छिद्र, पोर मतलब होता है छिद्र, तो वो भी कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो यहाँ विटामिन की कमी से नहीं होता ना बेटा, वहां पर हार्मोन की अनियमितताओं के कारण होता है, जिसमें पैराथ हार्मोन या जिसको आप कोलिप हार्मोन कहते हो उसमें डिफेक्ट होता है, हम उसमें वहां समझाएंगे, आपको दिखाएंगे, डोंट वरी, आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, पॉलिश डिसऑर्ड बेटा विटामिन बी है ना, अब आप आगे अभी आने दो ना, विटामिन बी में तो हम आपको समझाते हैं कि पॉलिश वाला खाए पे आपको क्या दिक्कत होगी, है ना। तो ये देखिए, इस इसका नाम क्या है भाई, टोकोफेराल, ये देखो ये इसका नाम है टोकोफेराल,
इसे हम और किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी विटामिन। बेटा ध्यान रखिएगा, ये बॉलीवुड विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये ब्यूटीज ऑफ विटामिन। हाँ, ये विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। सौंदर्य यानी आपको अपनी सुंदरता बनाए रखना है तो विटामिन ई को बराबर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। याद रखिए कैसा? एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य करता है। इसका मुख्य स्रोत आप देख सकते हैं हरी सब्जियां, रंगीन फल, या मतलब इस तरह से अंकुरित फल, जो अंकुरित दाने वगैरह हैं, अनाज वगैरह, यानी हरी पत्तेदार आपको सब्जियां खानी होगी, फल खाने होंगे ताजे-ताजे, और अंकुरित बीज वाले ये सारे के सारे जो हैं वो खाना पड़ेगा। ठीक है? बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यानी कहने का मतलब है कि आप अगर सुंदर बनने रहना चाहते हैं तो इस विटामिन का प्रॉपर उपयोग करें। और साथ ही बेटा और एक समस्या आएगी। अभी आप देखिए, मैंने क्या बताया? ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। पहले हम समझें कि ऑक्सीडेंट है क्या? भाई ऑक्सीडेंट क्या है, फिर एंटीऑक्सीडेंट की बात हम लोग करेंगे, है ना? जैसे भाई देखिए, जैसे आप बताइए, जब आप कोयला जलाते हैं, तो आपको ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इसके साथ में क्या बाई प्रोडक्ट बन जाता है? राख। ये राख किस काम आती है? ये तो आपको, अगर ये रहेगा तो ये जाहिर सी बात है। हम्म। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही बेटा। ये जो तेल है कोकोनट और बादाम वाले तेल में भी विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये आपको क्या बना रहा है? खूबसूरत बना रहा है। आप खाएंगे तो बराबर ये खूबसूरत रहेंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। और ऑक्सीडेंट क्या है ये समझिए, यानी जैसे ही आपके शरीर में कोई भी उपापचयी क्रिया होती है, जैसे यहां पर हम समझाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का उपापचय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर निकलता है और प्लस ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऊर्जा यहां पर भी कुछ ऐसे रेडिकल, फ्री रेडिकल बन जाते हैं, फ्री रेडिकल। और ये फ्री है रेडिकल, मुक्त मूलक, जो कि आपकी जो नई कोशिकाएं हैं उनके साथ उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे आप जिस कॉलोनी में रहते हो, तो अगर उसमें से 2-4 ऐसे लुफंगे निकल जाएं, है ना, जो कि पूरी कॉलोनी को गंदा कर दें, तो सारे लोग उनसे डरने लगते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये लुफंगे हैं, यानी ये नालायक टाइप के हैं। ये क्या करते हैं? नई नई कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। जो नई निर्मित कोशिकाएं हो रही, नई नई बन रहे हैं। अरे भाई, आपका चेहरा चमकेगा कब? जब नई कोशिकाएं बराबर चेहरे पर बनी रहेंगी। और पता चला कि सारे के सारे नई कोशिकाएं मर गई तो झुर्रियां पड़ जाएंगी बेटा। इसलिए इसकी बहुत जरूरी है। ये आपको तरोताजा और हमेशा युवा, जवां दिखने के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन ई। इसलिए याद रखना कि ये बहुत जरूरी है। क्लियर हो रही बात? हाँ, ठीक है। अब कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, बस वही चीज है। अब जब नई कोशिकाओं को ये क्या कर देती है, मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि जब कोई भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद बन जाता है, जो कि हमारे शरीर की जो नई नई कोशिकाएं बन रही, जिससे आपका बॉडी चमकेगा। भाई नई कोशिका से चमकेगा, बुढ़े से, नई वाले से, तो वो क्या हो जाएगा? सारा का सारा समस्याएं पैदा करेगा बेटा। क्लियर ना? यानी समस्याएं का मतलब ये ना मेरा ये, कि सारी की सारी नई कोशिकाओं को अगर नष्ट कर देगा तो आप उम्र से पहले क्या दिखने लगे? बुड्ढे दिखने लगेंगे, सारे के सारे बुड्ढी वाली कुंभ मिली हुई। इसलिए इसको बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात शायद आप तक समझ पा रहे होंगे। अब बताइए, जैसे मैं कहूं स्पर्म, और यहां पर दूसरा है ओवम। स्पर्म की बात करें अगर, स्पर्म यानी शुक्राणु, और दूसरा क्या है? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु क्या है, थोड़ा सा हमको बताएंगे? शुक्राणु और अंडाणु ये भी तो कोशिकाएं हैं भाई, और ये हमेशा नई बनती हैं, है ना? भाई शुक्राणु कह लीजिए या अंडाणु कह लीजिए, स्पर्म कहिए या ओवम कहिए, ये क्या है भाई? ये सारी कोशिकाएं हैं। और अगर ये कोशिकाओं को, जैसे मैंने कहा, अगर एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट यानी आक्सी कारक आपको शरीर में बहुत ज्यादा है, यानी मुक्त मूलक ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब को क्या करेगा? ये सारे सेल ही है ना, कोशिकाएं हैं ना, और इनको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। यानी इनको डेवलप नहीं करने देगा आगे।
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेंट ऐसे मुक्त मूलक होते हैं, ऑक्सीडेंट की बात कर रहा हूं, ये तो उसी का उल्टा काम करता है ना, ये समझिएगा। तो ये कहने का मतलब कि अब इनको भी अगर ये नष्ट कर देंगी तो बेटा क्या समस्या है, वो आदमी हो चाहे औरत, उसमें बांझपन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मेरे ख्याल से इस विटामिन को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, समझे कि नहीं? भाई आपने देखा होगा कभी कभी ऐड आता था टीवी में कि एक बुढ़ा अपनी वाइफ बुढ़िया के साथ में सैर करने जाता है और बुढ़िया को ऊपर लगे फूल पसंद आ जाते हैं, ठीक है, और वो उछल के जो है वो फूल तोड़ के दे देता है। मतलब क्या, समझिएगा। हाँ, इनफर्टिलिटी बेटा वही मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टेरिलिटी हो जाती है, स्टेराइल हो जाते हैं, बांझपन रोग हो जाता है, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो मतलब मेल फीमेल दोनों कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये स्पर्म या उनकी स्पर्म को काउंटिंग को ओवम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपने देखा होगा एक च्यवनप्राश था, झंडू केसरी जीवन, आपने ऐड देखा होगा झंडू केसरी जीवन का, उसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट डाला गया था, ऐसे ही दिखाते थे लोग। और उसमें ऐड दिखाता था कि एक बुढ़िया जा रही, बुढ़िया बुढ़वा सैर पे जा रहे हैं, तो बुढ़वा जो है उछल के जो है तोड़ के देता है अपने बात, यानी इतना उम्र होने के बाद भी। और फिर लिखता है कि बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, समझ में आया? तो विटामिन ई ज्यादा यूज करेंगे बेटा, आपकी उम्र जो है हमेशा बरकरार बनी रहती है। आप देखिए जितने एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो विटामिन ई का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं, इसलिए वो बराबर बने रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, इसलिए विटामिन ई का आज से प्रयोग करना शुरू कर दो। पत्तेदार सब्जियां अगर नहीं पसंद है तो बेटा खाना शुरू कर दो, सलाद खाना शुरू कर दो, सब चीज है ना। रंगीन फल, अरे फल तो रंगीन ही होते हैं, वो सब खाइए, ताजे ताजे खाइए, है ना। अंकुरित बीज स्प्राउट्स जो जिसको आप बोलते हो, इनको जरूर खाना चाहिए। बादाम भी आप खाइए, आप बोलते हैं ना कि बादाम खाने से चेहरा भी होता है, दिमाग भी होता है, तो बस खाओ ना। ऐसे भी नहीं आता था क्या, ढेर सारे ये सब सारी चीजें हैं। तो विटामिन ई को तो हमने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है बेटा। मैंने आपको बताया उपापचय, उपापचय मतलब आप समझ गए, शरीर में होने वाली सभी समस्त क्रियाएं, है ना। तो शरीर में होने वाली जो समस्त क्रियाएं हैं, तो उन्हीं के दौरान मैंने वही बताया बेटा, आप कोई भी चीज काम करते हो, तो जैसे मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाते वक्त आप देख रहे हैं कि छिलका नहीं निकलता, सब्जी बनाने में छिलका, छिलका क्या है, छिलका आप निकाला तो वो तो बाई प्रोडक्ट हो गया, है ना। हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उपापचय भई वो तो एक अलग है ना। यहाँ पर पहले हम देखें, तो उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, और ये बाई प्रोडक्ट को हम मुक्त मूलक कहते हैं, जो कि नवनिर्मित कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। इसे ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट बोलते हैं बेटा, यही ऑक्सीडेंट है। और इन ऑक्सीडेंट को नष्ट करने के लिए जो पदार्थ कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। यानी ऑक्सीडेंट क्लियर, समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, बात क्लियर हो रही ना। यानी कहने का मतलब शरीर के जो ये बाई प्रोडक्ट होते हैं ये समस्या उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से विटामिन ई क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, अब आते हैं विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के, इसे नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये एंटी हेमोरेजिक यानी जो रक्तस्राव होता है उसको रोकने वाला ये विटामिन होता है, आप ये भी जानते हो, बार बार आपने पढ़ा होगा, है ना। और इसका निर्माण विटामिन के का लीवर में होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का लीवर में, और हमारी बड़ी आंत में भी इसका होता है बेटा, कोलन में, ठीक है। इसका ये बंद गोभी, चुकंदर आदि इन जैसे चीजों में पाया जाता है। आप जानते हैं रक्त का थक्का अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब विटामिन के की कमी होती है। वास्तव में है क्या, आप जानते हैं कि हमें रक्त का थक्का बनाने के लिए एक चीज आप जान लीजिए, थोड़ा सा ब्लड के बारे में अगर हम लोग देखें, तो ब्लड जो होती है, ब्लड में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। भाई ब्लड क्या है, ऊतक है, ऊतक मतलब टिश्यू है, लेकिन इसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जानते हैं ना। भाई बोलो, आरबीसी, हाँ फिलोक्यूनोन, ये दोनों नाम से जाना जाता है बेटा। यहाँ पर पहले से ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि देखिए रक्त का थक्का ये जमा रहा है ना, ये जमाने में मदद करता है। कैसे करता है वही हम आपको समझाना चाहते हैं। हाँ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन वगैरह है, फाइब्रिनोजन है बेटा। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये मिलके ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कल बताया था प्रोटीन की जो ब्लड को
करती है। लेकिन यहाँ पर मेन ये देखिए काम क्या करता है। मैंने कहा ये सुपरवाइजर हैं। भाई मैंने विटामिन को क्या बताया, विटामिन सुपरवाइजर है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हाँ बहुत सही। तो इसमें आप बताइए कि आरबीसी का काम क्या होता है। आप ये जानते हैं आरबीसी तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा भाई, बोलो। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि ब्लड में अगर कोई गतिविधि ऐसी हो रही जो शरीर को नुकसान करे, उसके लिए वो रक्षा का काम करता है। पूरे रोड पर जो है ये पुलिस घूमती रहती है, इसलिए हम इसको सोल्जर बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सोल्जर है बेटा, जो कि पूरे ब्लड में जो है घूमता रहता है और चारों तरफ निगरानी मारता, क्योंकि आप जानते हो यही तो हमारे बॉडी का रोड है और सारा का सारा चीज इधर से ही होके गुजरता है। ये हमेशा देखते हैं कोई ऐसी चीज तो नहीं गुजर रही जो शरीर को नुकसान कर दे, जैसे ही मिलता है वैसे धाए धाए करके उनको उड़ा देते हैं, ये सोल्जर है। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट ऐसे कर्मचारी हैं कि जब रोड में टूट फूट हो जाती है, रोड यानी क्या, यही ब्लड की जो नलिकाएं हैं, जब इसमें टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने के लिए, यानी कहने का मतलब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स टूटी फूटी रक्त नलिकाओं की मरम्मत करने के लिए होते हैं। और मरम्मत करने के लिए बेटा आप जानते हो मैंने क्या क्या, प्रोटीन चाहिए, और वही प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होते हैं। बात अब क्लियर आई। लेकिन लेकिन समझिएगा, सारे कामचोर, प्लेटलेट्स भी कामचोरी में कम नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां से आपकी रक्त लिंक मान लीजिए कहीं इधर कट गया, कटने का मतलब आपकी रोड टूट गई, और जैसे टूट रही है, हाँ बिल्कुल सही, वो सारे के सारे तेजी के साथ में सारे लुढ़कते चले आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सब सारे के सारे, जितनी गाड़ियां जो भी मटेरियल जा रहा था वो सारा का सारा बाहर चला जा रहा है। अब क्या करेगा, प्लेटलेट्स यहीं पर जाएगा, प्लेट की तरह होता है ये, और जा करके जहां से टूटा रहता है वहीं पर लेट जाता है। समझिएगा, मैं समझाना चाहता हूं। तो यहां पर ये जो, जैसे यहां पर मान लीजिए ये थोड़ा सा कटा हुआ भाग है, ये देखिए जैसे ये कटा हुआ भाग है, तो इसको भरने के लिए ये प्लेटलेट्स आता है ना। और अपना ये भाई देखो, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है बेटा, बहुत तेज होता है, तो जैसे जैसे ये यहाँ आता रहता है वैसे वैसे ये बेचारा गिरता जाता है, गिरता जाता है। और यहाँ पर विटामिन के खड़ा हुआ है, ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये नौटंकी कर रहा है, और देख भी रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, प्लेटलेट्स देख रहे थे कि इधर टूटा है, लेकिन एक तरफ से मुंडी किए ये भगते चले जा रहे थे। और ये पहुंचता है विटामिन के, पकड़ता है कॉलर के, बेटा तुम्हारा काम क्या है, कहाँ भाग रहे हो। कहता है अरे मैं जा रहा था बस इसी को करने। फिर उसके बाद कहा इसका फ्लो बहुत ज्यादा है, कैसे करें इसको, हम बंद कैसे करें, कौन बोल रहा है, प्लेटलेट्स। तब विटामिन के कहता है कि बेटा तुमको नहीं पता कि जब फ्लो ज्यादा हो, भाई कभी आपने अगर सिंचाई की हो तो कभी कभी नाली में बड़ी तेजी से पानी आता है, फिर उसको घाव लगाने में बड़ा दिक्कत होती है, जैसे मिट्टी रखते हैं वैसे बहता चला जाता है। ठीक वैसे ये भी है, जैसे यहाँ आता था बेचारा बह के बाहर निकल जाता था, तब क्या हुआ, इसने कहा कि ये ढेर सारे, फिर क्या करते थे आप, पहले खरपतवार ला करके या कुछ चीजें ला करके पहले रख देते थे, फिर वो उस पर मिट्टी रखते थे, फिर वो ठीक हो जाता था। तो इसने कहा कि भाई ये जो खरपतवार, खरपतवार मतलब वही प्रोटीन, कौन, हाँ वही फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ला करके यहाँ पर वो रखता है और फिर खुद इसी पर लेट जाता है और ये बन जाता था का। यानी ये क्या कर रहा है, ये प्लेटलेट्स के काम को जो है वो खड़ा होकर देख रहा है कि तेजी से कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हाँ। अब देखिए, तो यानी ये इतना काम तो विटामिन करा बेटा, तो विटामिन ने क्या किया, ये थक्का बना दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आखिर क्या है। हालांकि विटामिन का थोड़ा सा अगर हम पूरा का पूरा नाम, विटामिन, ये देखिए ऐसे होता है ना विटामिन, विटामिन का मतलब होता है ये बना है वाइटल प्लस एमीन, मतलब समझ रहे हैं ना, वाइटल प्लस मीन, वाइटामिन इसको बोलते हैं वास्तव में, क्या बोलते हैं, हम विटामिन कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में इसको वाइटामिन बोलते हैं। वाइटामिन क्यों, क्योंकि वाइटल मतलब होता है जीव, लाइफ, और एमीन मतलब जो होता है एमिनो ग्रुप, यानी जो एमिनो ग्रुप हैं इसके साथ में जुड़े होते हैं, यानी ये जितने भी विटामिन है उसमें एमीन ग्रुप जरूर पाया जाता है, इसीलिए उसको पूरा हम विटामिन कहते हैं। क्लियर। यहां पर बात आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, इसमें एमीन ग्रुप हर एक, जितने भी विटामिन बी हैं वो उसमें पाया जाता है, और ये जितने भी विटामिन बी हैं वो सब को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। कैसा काम कर रहे हैं, को एंजाइम। अब ये थोड़ा सा समझते हैं हम, ये को एंजाइम क्या है, सह एंजाइम जिसको आप बोलते हो। भाई आपको हमने बताया बेटा कि जैसे आप यहाँ स्टार्च खा रहे हो, ठीक है ना, सब कुछ वही है, बार बार वही स्टार्च खा रहे हो, और स्टार्च को ये तोड़ रहा है किसमें, स्टार्च टूट रहा है किसमें भाई बोलो, ग्लूकोज में। किसमें टूट रहा है,
स्टार्च तोड़ा गया तो ये ग्लूकोज में आ गया। क्लियर? स्टार्च टूट के ग्लूकोज में बना। तो यहां पर काम कौन कर रहा है? एंजाइम। ठीक है, इसको जो हेल्प करने वाला आ गया वही उसका को एंजाइम। तो विटामिन बी जो है बेटा ये बहुत अच्छा है, यानी ये कहने का मतलब है ये जितने भी काम करने वाले मजदूर यानी एंजाइम हैं उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा अपना रौब नहीं झाड़ता, बल्कि ये थोड़ा सा उदार प्रकृति का है। हाँ, को एंजाइम की बात करें तो वो उनका थोड़ा सा क्या करता है, ये थोड़ा सा उनको पुश कर देता है, उनको थोड़ा सा सहयोग करता है। जैसे सपोज कीजिए मैं ये बताऊं, सुपरवाइजर है, क्योंकि विटामिन तो क्या आते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो काम करवाते हैं, खुद करते नहीं। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पर बिल्डिंग बन रही है तो सारे मजदूर बिल्डिंग बना रहे हैं और कुछ मजदूर जो है क्या कर रहे हैं, सारा का सारा मटेरियल जो है वो सिर पर रख करके ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मजदूर आता है, वो अपने तसले में सारा मटेरियल भरता है और वो काफी भारी हो जाता है, उठा नहीं पाता। दूसरा कोई अगर एंजाइम अगर विटामिन होता, कहता कि कम करो उठाओ, लेकिन ये बेचारा उसका थोड़ा सा सहयोग कर देता है, पहुंचता है, उठा करके रख देता है सिर्फ। यानी कहने का मतलब ये उसका सहयोग किया। अब अगर सोचो अगर उठा करके नहीं रखता तो क्या एंजाइम बेचारा काम कर पाता? तो कहने का मतलब मेरा यही समझाने का मतलब है कि ये सह एंजाइम की भांति कार्य करता है बेटा, यानी उसको सपोर्ट करता रहता है। बात क्लियर हो रही ना? तो इसके मतलब सब समझिएगा कि जितने भी हैं, तो यहां पर देखिए विटामिन कई, यहां पर अगर देखें इसके अंतर्गत कई विटामिन आएंगे। कौन कौन से? विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम क्या नाम देते हैं? थायमीन। इसका जो स्रोत है ये देखो बेटा, दूध, अंडा, यकृत, अनाज। हाँ, यहाँ पर वही छिलके वाले जो अनाज होते हैं उनकी बहुत जरूरत होती है ना। वही पॉलिश वाला चावल अगर हुआ तो ये विटामिन बी 1 नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सब्जियां, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसकी कमी अगर हो जाती तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता। बेरी बेरी रोग का मतलब है कि आपका सारा चीज डिस्टर्ब होता है, आपके उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो काफी डिस्टर्ब हो जाती हैं। यह कोशीय श्वसन, देख रहे हैं ना, यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी जहां से ऊर्जा बनती है, जहां पर श्वसन की क्रिया होती है, इससे क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा अगर यहां पर बन रही तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि ऊर्जा प्रॉपर तरीके, अगर ये कम रहा तो ऊर्जा प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। तो विटामिन बी 1 का नाम थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और ये सह एंजाइम, मैंने आपको बताया कि सारे के सारे विटामिन बी जो है वो सह एंजाइम की तरह काम करते हैं। और इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर काम किसमें करते हैं? कोशीय श्वसन में, यानी श्वसन। और जब श्वसन रेस्पिरेशन की बात करें तो श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है और एटीपी का निर्माण किया जाता है, यानी ऊर्जा बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन बी 12, सॉरी विटामिन बी 2, इसका नाम है विटामिन राइबोफ्लाविन। क्या नाम इसका? राइबोफ्लाविन। यह भी स्रोत लगभग लगभग वही है ना। हालांकि इसके स्रोत बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाले हैं। यह भी कोशीय श्वसन में, देखो बेटा ये भी क्या कर रहा है? कोशीय श्वसन में, जैसे वो कर रहा था यानी इसके पहले वाला, ठीक वैसे ही ये भी कर रहा है। क्लियर? अब देखिए यहां पर इसकी कमी से हो जाता है किलोसिस। किलोसिस नामक रोग हो जाता है। तो किलोसिस वास्तव में रोग है क्या? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि होठों का, देख रहे हैं होठों का फटना, इसमें होठ फट जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना, उपापचय की क्रिया कमजोर हो जाती है, मोतियाबिंद जैसी भी समस्याएं हो जाती हैं बेटा, याद रखिएगा। इससे होती है, विटामिन ए से नहीं, अगर ये संबंधित है इससे। फोटोफोबिया, यानी प्रकाश में भी आप देख रहे हैं आंखों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश से डर लगता है, प्रकाश में आ नहीं सकते हैं, उनको डर लगता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी राइबोफ्लेविन की क्रियाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 3, निकोटिनिक अम्ल। ये क्या है? निकोटिनिक अम्ल या इसी को बोलते हैं नियासिन। ठीक है, इसकी कमी से जो होता है पैलेग्रा जैसा रोग हो जाता है भाई साहब। पैलेग्रा, पैलेग्रा रोग को हम क्या बोलते हैं? 4D डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, 4D डिजीज का मतलब होता है कि 4D, यहां देखो डर्मेटोसिस, ड्राइनेस ऑफ स्किन, डिप्रेशन और डायरिया। यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा ये 4D क्यों बोला गया? डर्मेटोसिस, ड्राइनेस ऑफ स्किन, डिप्रेशन, डायरिया, ये सारे के सारे यहां पर लिखा हुआ है।
देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे अब मैंने कहा ये आपका देखिए यहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोशी श्वसन यानी वसा उपापचय में। आप ये बताइए, वसा अगर नहीं रहेगी तो क्या आपके चेहरे पर चमक आएगी? बोलो भाई, नहीं, नहीं आएगी ना। डी का मतलब ये देखो, 4D मतलब ये डर्मेटोसिस, डी सब जगह है ना, उसी को 4D डिजीज बोला जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? कोएंजाइम कहते हैं, यानी फैट के मेटाबॉलिज्म, यानी फैट को कैसे यूज किया जाए और ऊर्जा कैसे बनाई जाए उसमें काम करेगा। तो बेटा मैंने बताया कि अगर फैट प्रॉपर बना रहेगा तो आपके चेहरे की चमक बराबर बनी रहेगी। इतनी बात आप समझिएगा। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो चेहरे की चमक तो जाएगी, चेहरे पर दाने आ जाएंगे, है ना? और चेहरे में रूखा सूखा हो जाए, बेजान सी त्वचा, झुर्रियां भरी हो जाएंगी। तो चेहरा आपका कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा? आप बताओ। बेकार लगेगा। और बेटा जब बेकार लगेगा तो आपके मन में होगा ना कि यार पता नहीं अभी कोई ना कोई देखता था, लेकिन अब पता नहीं वो भाव देगा या देखेगा भी नहीं, है ना? तो आपको क्या आ जाएगा? एक डिप्रेशन आ जाएगा। क्या आएगा? डिप्रेशन आएगा कि नहीं? तो ये देखिए अवसाद में चले जाएंगे। और जब आपको अवसाद आ गया तो क्या पाचन सही से हो पाएगा? चिंता में बैठे हैं, हमेशा आपको डायरिया हुआ है। डायरिया का मतलब आप जानते हैं, सुपर लूज मोशन। बात समझिए की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? तो यही है। और ये भी मैंने कहा ये भी किस में काम करता है? वसा और कोशा के श्वसन में, उपापचय यानी कोशिका कोशी श्वसन और उपापचय में ये क्या करता है? सहयोग करता है ना? अब बात करते हैं विटामिन B5। इसका नाम है पैंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पैंटोथेनिक एसिड। इसका स्रोत आपके सामने दिखाई दे रहा है, दुग्ध है, मूंगफली है, यकृत है, अंडा है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको लेना है। और इसकी इसकी कमी अगर होती है तो आपके पैरों में जो है वो जलन सी बराबर बनी रहती है, और साथ ही आपके बाल जो है वो सफेद होने लगते हैं बेटा। याद रखना विटामिन B5 की अगर आपको बराबर ये सब चीजें खा रहे हैं तो आपके बाल जल्दी नहीं पकेंगे। वैसे एक चीज बता दें, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ समझिए, ठीक है? कुछ नहीं होगा इसका बेटा। मैं बताऊं आपको सबसे बाल सफेद ना होने का कि कैसे काला किया जाए। मैं तो कहूंगा जाइए मार्केट में 10 रुपए का आता है गोदरेज हेयर डाई, सारे सफेद बाल काले कर लो, यही दवा है और कोई नहीं। क्योंकि बेटा ये विटामिन की खोज और विटामिन के बारे में उस समय बताया गया था जब सारे के सारे जो अनाज और सब्जियां हैं वो वो कार्बनिक खादों से होते थे। मतलब जो हम खाद से पैदा करते हैं, आज की तरह इतना ज्यादा फालतू चीजें जो डालते हैं, ये पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, फालतू चीजें जो पड़ती रहती है बेटा, उससे नहीं। समझ में आया ना? हम्म। हाँ तो यही चीजें अगर आपको हैं तो बाल सफेद हो रहे हैं तो बेटा सिर्फ एक ही बात है, मैंने कहा कि सारे बाल, सारे सफेद बाल काले कर लो, मात्र एक दवा, 10 रुपए की गोदरेज हेयर डाई, और कोई नहीं। हाँ और क्या भाई, हम क्या बताएं? अब आप कहेंगे नहीं सर मैं दूध भी पीता हूँ, मूंगफली भी खाता हूँ। तो बेटा ये जब बना था, जब चीजें जो है ना हम लोग खाद से पैदा करते थे, गाय भैंस के जो मलमूत्र निकलते थे उनका हम मैन्योर बनाकर करते थे, हम केमिकल से नहीं करते थे। हाँ इसीलिए मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। देखिए ये तो ऐसा है ही है, मैं क्या बोलूं। हाँ ठीक है ना? तो स्रोत इसका बेटा ये कुछ नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ ये कि पता चला कि सर ने कहा करी सर ये क्या। हम्म। हाँ गोबर की तो कहाँ है, गोबर की खाद बता रहे हो किट्टू भाई? जब गोबर खाद थी तब था ना, अब तो है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिमाग अपना तेज करना है तो विटामिन B6 का सहारा लेना है। आपके स्वप्नों को भी याद रखता है कि रात में हमने किसके स्वप्न देखे, ठीक है? अरे ये नहीं, याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है ना? तो बेटा इसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। दिख रहा है ना? पायरिडॉक्सिन। यह भी देखिए यहां पर अब ये प्रोटीन श्वसन, प्रोटीन और श्वसन दोनों में सह एंजाइम, भाई आपने देखा कि सब सह एंजाइम करते हैं बेटा। कोशी श्वसन में तो सभी करते हैं, कोई प्रोटीन में कर रहा है, कोई यहां पर भी कर लेता है। इसकी कमी से रक्ताल्पता हो जाती है। हालांकि ये रक्ताल्पता ये कम होता है, ये बहुत कम होता है। और इसमें सबसे समस्या क्या आ जाती है? संक्रमण की कमी मतलब संक्रमण के प्रति जो प्रतिरोधकता आपके बॉडी के वो कमजोर हो जाती है बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है और प्रोटीन से ही सारी एंटीबॉडीज बनती।
है ना? तो ये सारी एंटीबॉडीज वगैरह नहीं बन पाएंगी प्रॉपर, इसलिए आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसकी कमी बहुत कम देखी जाती है, इसकी कमी होती नहीं है अक्सर। यह विटामिन मस्तिष्क के विकास और मांसपेशियों की सक्रियता के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपके पास अगर विटामिन बी 6 जबरदस्त है तो आप अच्छी तरह से, अब आप कहेंगे सर इसका कोई स्रोत तो बेटा वही जो विटामिन बी के हैं वो सब वही स्रोत हैं, कोई अलग से स्रोत नहीं, इनके बारे में स्रोत नहीं पूछा जाएगा। सब कुछ सबका स्रोत है तो कैसे पूछा जाएगा, ठीक है ना? या याददाश्त क्षमता को बनाए रखती है, इसलिए इसको कौन सा विटामिन बोला जाता है? स्वप्न विटामिन, स्वप्नों का विटामिन। स्वप्नों को याद रखना है तो आपको विटामिन बी 6 बराबर पास में रखना होगा। और इसके जो स्रोत हैं वही जो पीछे बताया गया, किस में बताया गया था आपके इसमें, सॉरी कहाँ बताया गया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है विटामिन बी 5 में। ठीक है, जो इसके स्रोत हैं वही इसके स्रोत हैं, तो वही खाइए और वही पीजिए। ठीक है, हाँ विटामिन बी, वेरी गुड बेटा, विटामिन बी 12 के साथ और बी 6 को मिला लो तो भाई साहब समझ लो कि आपकी याददाश्त नहीं, आपके हर कार्य क्षमता बढ़ जाती है, बहुत अच्छा होता है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे आते, विटामिन बी 7 और विटामिन बी 9। बी 7 इसका नाम है बायोटीन, है ना बेटा? सारे के सारे शैम्पू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विद बायोटीन डाला जाता है, उसमें लिखा होता है प्रो विटामिन बी, वही बी 7 यानी बायोटीन, जो क्या करता है, ये बालों के झड़ना, ये बोलता है एंटी हेयर फॉलिंग विटामिन, यानी अर्थात ये बालों के झड़ने के विरुद्ध कार्य करता है। बाल अगर आपके ज्यादा झड़ रहे होते हैं तो ये बालों का झड़ना कम करता है, समझ रहे हैं ना? दुग्ध और सब्जियां, अंडे वगैरह सब इसके स्रोत है, जैसा जहां से भी प्रोटीन मिले, क्योंकि बाल भी तो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए ये। लेकिन बेटा ये कोई बातें मैं जो यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये उपयोग में बहुत ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा है। कुछ लोगों का फॉल होता है, हेयर फॉलिंग जो होती है वो रुकती नहीं है ना? तो सिंपल सी बात है, कुछ तेल आते हैं, तेल लगाओ, है ना? बाबा रामदेव के शरण में जाओ, और तो मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, देखिए ये भी प्रोटीन उपापचय और कोशिका, देखो ये प्रोटीन, क्योंकि बाल भी तो आपकी प्रोटीन है, तो बाल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, यानी उसको उपापचय नहीं हो पा रही है। मैंने बेटा बताया क्या उपापचय का मतलब क्या? जब आपको प्रोटीन उपापचय का मतलब बताया जाए तो यानी प्रोटीन से शरीर में जो भी काम हो रहा है उसकी बात हो। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से सारा का सारा ये बातें होती रहती हैं। क्लियर? दुग्ध सब्जियां ये सारे के सारे सब चीजें लगाई, कोई तो दूध में डूबा रहता है, कोई तो, ये सब सारे के सारे चलते रहते हैं। क्लियर? हम बात कर रहे हैं विटामिन बी 9 की। ये बहुत, आप जानते हैं ये फोलिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं पिल्स ऑफ आयरन, आयरन की गोलियां जिसको आप बोलते हो, जो आपके आयरन की गोलियां में कौन सा अम्ल होता, कौन सा विटामिन पाया जाता हो, तो उसको विटामिन बी 9 कहते हैं ना। इसका स्रोत जहां से भी आयरन मिल सके बेटा, जहां से भी आयरन मिल सके वहां से आप ले सकते हो उसको। ठीक है, इसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जो आपके आरबीसी हैं उनकी साइज जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। मैक्रोसिटिक एनीमिया भी इसको बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं, तो अगर आपके अंदर एनीमिया हो रहा है तो यानी विटामिन बी 9 का जरूर सेवन करें। आगे आते हैं विटामिन बी 12। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि आज खत्म करना है बेटा, इसलिए थोड़ा हम जल्दी करेंगे। इसका नाम है साइनेकोबैलेमीन। क्या नाम है? साइनेकोबैलेमीन, यानी साइनाइड कोबाल्ट प्लस एमीन। अरे भाई एमीन तो सब में है ही है, साइनाइड भी है इसमें, याद रखिएगा खतरनाक है, कोबाल्ट भी है, आप जानते हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट में बोल दिया गया, साइनाइड प्लस कोबाल्ट प्लस एमीन। एमीन तो मैंने बताया था विटामिन अमीन, ठीक है ना, आमीन आमीन इसीलिए कहता है आमीन। तो इसका जो स्रोत है आप देख सकते हैं अंडा, मछली, यकृत, मांस, यानी ये ऐसा एकमात्र ऐसा विटामिन है जो किसी भी प्रकार के वेज प्रोडक्ट में नहीं पाया जाएगा। हाँ बेटा थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बहुत लंबा समय हो जा रहा है, और विटामिन वगैरह आप लोग बहुत ज्यादा बार पढ़ लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। हम इसमें, आप जानते हो कि इसमें कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। और कोबाल्ट का काम क्या होता है बेटा, याद रखना, कोबाल्ट गुरु है किसका, आरबीसी का। आरबीसी का काम क्या होता है, बोलो भाई? आरबीसी का काम होता है, ये सीधे से क्या करता है आरबीसी, आरबीसी ऑक्सीजन ले जाता है, लेकिन ऑक्सीजन बांधने का काम कौन सिखाएगा? जब आरबीसी छोटा रहता है, बच्चा होता है, तो उसको ऑक्सीजन बांधने के लिए कोबाल्ट सिखाता है, यानी कोबाल्ट इसका गुरु होता है बेटा। अगर कोबाल्ट नहीं रहेगा
तो समस्या आ जाएगी, आरबीसी रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बांधने का ढंग ही नहीं पता होगा। क्लियर? तो इसलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी प्रायः कमी नहीं होती, क्योंकि इसका संश्लेषण हमारी बड़ी आंतों में हो जाता है, क्योंकि वहां पर कौन पाया जाता है? ई कोलाई और ये सहजीवी जीवाणु। क्लियर? ई कोलाई पाया जाता है बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप। ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है, ब्लड नहीं आरबीसी करता है बेटा। ब्लड तो सब कुछ करता है ना। हाँ बिल्कुल, ब्लड आप आरबीसी बोलो ना, पढ़े लिखे हो, ब्लड तो सभी बोलेंगे करता है, ब्लड तो सब कुछ करता है। तो यहां पर सिम्बियोटिक होता है बेटा, ये सहजीवी जीवाणु। अब ये क्या, थोड़ा सा समझेंगे। ये ज्यादातर जो पियक्कड़ होते हैं, पियक्कड़ मतलब शराब, आप जानते हैं जब शराब पीते हैं तो शराब छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत से होता हुआ जब जाता है, तो मैंने कहा बड़ी आंत में ही तो ये जीवाणु रहता है, ये बेचारा उससे मर जाता है। इसलिए जो ज्यादा शराबी होते हैं उसमें विटामिन बी 12 की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और बार बार इसको। अच्छा, इसका देखो और इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने कहा ये मात्र एक ऐसा विटामिन है जो वनस्पति उत्पाद में तो नहीं पाया जाता, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा थोड़ा ही, ये राइबोज शर्करा को डीऑक्सी राइबोज शर्करा बनाता है। यानी जो राइबोज, जो 5 कार्बन की मैंने आपको बताया था आरएनए में जो पाई जाती है, राइबोज शर्करा, ये वाली शर्करा, सॉरी ये नहीं, राइबोज शर्करा जो 5 कार्बन वाली थी, आपने देखा था ये 5 कार्बन इस तरीके से थे। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन। इसको राइबोज बोलते हैं, और सबके साथ में ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी बंधा होता है। अगर एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसी को बोलते हैं डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन डिलीट हो गया, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है? राइबोज का मतलब जिसमें पूरा का पूरा हो, यानी यहां पर देखिए राइबोज में C5H10O5 यानी 5 कार्बन होगा, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में 5 कार्बन के बजाय 4 कार्बन हो जाता है, इसलिए डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, यानी एक ऑक्सीजन डिलीट हो चुका। और वो काम कौन करता है? विटामिन बी 12। इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और इसके कमी से ध्यान दीजिए, इसलिए ये क्या हुआ बेटा, विटामिन यानी डीएनए का मुख्य भाग बना रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। कौन सी एनीमिया होती है? पर्नीशियस एनीमिया, यानी ये अति गंभीर है, रक्ताल्पता हो जाती है इससे। देख रहे हैं ना, इससे क्या हो सकती है? रक्ताल्पता भी हो सकती। कौन सी रक्ताल्पता? गंभीर रक्ताल्पता, पर्नीशियस एनीमिया। मतलब कहने का मतलब, अगर कोबाल्ट नहीं रहेगा बेटा तो आरबीसी तो बहुत ढेर सारे भरे पड़े हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब न काम के, न काज के, दुश्मन अनाज के। मतलब आरबीसी हो बहुत ढेर सारी आपके ब्लड में भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रही। 1 मिनट भी अगर सप्लाई की ऑक्सीजन की अगर सप्लाई रुकती है तो आप समझ सकते हैं तो क्या दिक्कत होती है। तो इसलिए नहीं हो पा रही है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है कि आरबीसी भरी पड़ी तो है, लेकिन उसमें हाँ, ऑक्सीजन कैरी करने का ढंग नहीं, क्षमता नहीं हो जाती। क्लियर? तो ये विटामिन बी 12 रहा। अब आते हैं हम लोग विटामिन सी, और लास्ट विटामिन है, इसको आप सभी बहुत बार पढ़े हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? ठीक है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका मुख्य स्रोत क्या है? आंवला और खट्टे फल। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से रक्त स्राव होने लगता है बेटा। आप जब ब्रश करते हैं या कोई भी चीज खाते हैं, अगर उसमें आपका रक्त लग रहा है, इसका मतलब विटामिन सी की बहुत कमी है। विटामिन सी ये घाव भरने के लिए भी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए जब कभी भी आपको घाव ज्यादा हो जाता है तो आपको विटामिन सी की गोलियां भी दी जाती हैं, क्योंकि ये घाव भरने में बहुत उपयोगी होता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि जंतु उत्पादों में नहीं पाया जाता। आप देख सकते हैं ये मीट मांस अंडे फंडे दूध में वगैरह में ये नहीं पाया जाता, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये स्कर्वी रोग की कमी से कौन सा रोग होता है, सॉरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है भाई? हम्म। अब देखिए, अब हम आते हैं खनिज तत्वों में। खनिज तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां देख सकते हैं। खनिज पदार्थ या इसको बोलते हैं खनिज लवण, है ना? जो ये क्या होते हैं, धातु और अधातु के लवण होते हैं भाई।
और हमारे विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं ये जो हैं उसको नियमित करते हैं। इसकी बात करें, खनिज को उनके मात्रा के अनुसार दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं हम बृहद तत्व जिसकी मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, और दूसरे को बोलते हैं सूक्ष्म तत्व। तो बृहद तत्वों में कौन कौन से, ये देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, है ना, आयोडीन, ये आयरन, आयोडीन वगैरह वगैरह। जैसे आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम और पोटेशियम हम जानते हैं कि इनका काम क्या होता है भाई। आप ये देखिए, अगर हम बात करें, ठीक, याद देखिए, सोडियम और पोटेशियम, ये बातें याद रखना बेटा, ये हमारे वास्तव में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। ये ब्लड प्रेशर देखिए, बृहद तत्वों में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, बस बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ताकि आज फाइनल हो जाए। देखिए ध्यान से बेटा, ये कौन है भाई, केसीबी भोजकर चैनल, सचिन बिश्नोई हैं, कौन है भाई। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम, ये यहां पर समझिएगा बेटा थोड़ा सा, सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखिए, यहां पर आप देखिए, ये ब्लड 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 की क्या है, ये नलिकाएं हैं। अब यहां देखिए बेटा, पोटेशियम जो होता है वो अंदर की ओर होता है, सोडियम बाहर की। यानी ये क्या है, जो दीवार है, यानी ये जो कोश, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर की तरफ पोटेशियम है और बाहर की तरफ सोडियम है। अगर ये दोनों की मात्रा बराबर बनी रहेगी तो प्रेशर इस पर क्या होता है, बराबर बना रहता है। अगर मान लीजिए सोडियम ज्यादा हुआ, तो सोडियम ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, इसको इसको दबा देगा। भाई ये सोडियम अगर ज्यादा हुआ, ये देखिए दोनों तरफ सोडियम, अंदर अंदर पोटेशियम है, बाहर सोडियम, तो ये दबा देगा, ये क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे ये पतली हो जाएगी, और पतली हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसीलिए जिसको ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या बोला जाता है कि भाई नमक कम खाइए, क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम। बात क्लियर। इसी तरीके से ये क्या करती है, तंत्रिकाओं में भी जो है ना, संवेदनाओं को तेजी से आगे लेके जाती है। जैसे आप ब्लड देख रहे हैं, ऐसे तंत्रिका तंत्र को भी अगर देखें, जैसे ये तंत्रिका तंत्र है, आप देख रहे हैं, तो तंत्रिका तंत्र भी जो होता है, मतलब तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की बात करें, तो न्यूरॉन भी कुछ ऐसे होता है, आगे देखेंगे। या जैसे इसमें सोडियम और पोटेशियम है ना, ऐसे ही तंत्रिकाओं में भी सोडियम सोडियम और पोटेशियम होता है। ठीक है ना, तो उसमें भी देखिए सोडियम पे +1 होता है, पोटेशियम पे भी +1 होता है, इस पे भी +1 है। जैसे कोई कहीं आपको टच करता है, सोडियम की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी सोडियम तेजी से यहाँ आता है, और अब यहाँ पर ज्यादा हो गया, सोडियम यहाँ पर कम। तो इस तरीके से सारा चीज ये भगना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से ये इम्पल्स बन जाते हैं, यानी तेजी से कोई इंफॉर्मेशन, आपको कोई अगर चीजें चुभी हैं तो वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भगती हुई चली जाएंगी, और पूरा का पूरा फैला। यानी कहने का मतलब, इसीलिए आप देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, और ये मांसपेशियों के संकुचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परासरण में, परासरण का मतलब किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, कोशिकाओं के साथ में, ये परासरण का काम करते हैं, परासरण दाब को भी मेंटेन करती है। थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, वास्तव में होता क्या है, जब आपको डिहाइड्रेशन होता है बेटा, डिहाइड्रेशन में क्या जाता है, सोडियम और पोटेशियम आपके बॉडी से निकल जाता है। इसलिए आप देखिए ओआरएस का घोल लेते हैं, ओआरएस को घोल पे क्या मिलता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन, ये तीन ही मिलते हैं ना। क्योंकि जब आपके बॉडी से सारा का सारा ज्यादातर निकल जाता है, तो आपके शरीर सुस्त हो जाती है, एकदम क्या हो जाता है, आपको अगर कोई चींटी भी काटता है तो आपको सेंसेशन नहीं होता है ना, सेंसेशन भी नहीं होता है। सेंसेशन का मतलब आपको कोई संवेदना, कोई चींटी काट रखा है, अरे यार मुझे पता नहीं चला, धीरे क्यों, क्योंकि उस समय आपका पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम समाप्त हो चुका है, और सोडियम और पोटेशियम ही तो सारे जितने भी संवेदनाएं हैं उनको दौड़ता हुआ लेके पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात वो नहीं है, इसलिए जब आपके शरीर में वो सारी की सारी सही हो जाती है, अपने आप सही हो जाती है। पानी की कमी बोलते हैं, पानी बिल्कुल पानी की कमी है, लेकिन ये सब तो पानी में घुले होते हैं ना, लवण वगैरह, इसलिए। क्लियर। बात करें अब हम क्लोराइड की, यह शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक के लिए उपयुक्त माध्यम देता है बेटा। कोई भी काम किस में होगा, जैसे कुछ एसिडिक मीडियम में काम अच्छे होते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में काम होते हैं। जैसे अब
प्रोटीन को पचने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो प्रोटीन के उपापचय के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। इसलिए आप देखते हैं जैसे ही स्टमक में आप जाते हो तो स्टमक में एक आपको एसिड मिलता है HCl, तो यानी Cl मिल करके क्या करता है, एक माहौल बनाता है ताकि उपापचयी क्रियाएं बड़ी तेजी से चल सके। मतलब कहीं भी अगर कोई काम हो रहा है, उपापचयी क्रियाओं भाई जैसे आप सोचिए, आपको भी पढ़ने के लिए अगर बोला जाए बहुत गर्मी हो रही, बहुत पसीना हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, तो वो माहौल नहीं बन पा रहा है पढ़ने का। लेकिन आपको छोटी सी एसी लगा दी जाए, अच्छा खासा पंखा या कूलर चलता रहे, तो आपका पढ़ने में मन लगता है। इसी तरीके से शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, किस माध्यम में अच्छी चलेंगी, तेज चलेंगी, वो डिसाइड करता है, वो ये प्रोवाइड करता है क्लोराइड। इसीलिए देखिए, हाँ बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो माहौल ही तो दे रहा है बेटा ना, सारा का सारा काम कर रहा है। आगे हम जब पाचन की बात करेंगे तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये उपयुक्त माध्यम प्रदान करता है, जो भी काम होंगे शरीर में, जितने भी उपापचय होंगे, किस माध्यम में होंगे, यानी अम्लीय माध्यम होगा या क्षारीय माध्यम होगा या उदासीन माध्यम होगा, वो सारा डिसाइड यहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? हाँ, वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है, आप सोचो ना, आप किस माहौल में आपकी दक्षता, आपकी जो इफिशियंसी है सबसे ज्यादा होगी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, पसीने होते रहे, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा बेटा। तो आपकी भी तो एक क्षमता होगी कि कब आप पढ़ोगे कब नहीं। बात क्लियर? हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या, अस्थियों और दांतों में, आप जानते हो आपकी हड्डियां और दांत वगैरह ये किससे बने होते हैं, इसी से बने होते हैं ना, कैल्शियम से। तो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं ना, तो कैल्शियम की जरूरत है। और ये भी मांसपेशियों में संकुचन के लिए बहुत आवश्यक होता है। मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, तो मतलब संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, मतलब जैसे आप काम करते हो तो मांसपेशियों के फैलने सिकुड़ने से ही तो होता है बेटा। ये जब सिकुड़ती है तभी काम होता है। ये देखिए, ये सिकुड़ रहा है तो आप हाथ को अंदर कर ले रहे हैं, तब ताकत आती है। आपको ताकत लगाने के लिए मांसपेशियों को क्या करना पड़ता है, सिकोड़ना पड़ता है, फैलाना नहीं पड़ता है ना, समझिएगा बेटा। तो मांसपेशियों को अगर फैलाना, सिकोड़ना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है, तो आपका दर्द करने लगता है, मांसपेशियों में अचानक से दर्द होने लगेगा, बहुत ज्यादा दर्द, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो वो, क्योंकि उसको भी संकुचन में सहायता होता है, इसलिए क्लियर। और साथ ही ये क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम ही जो है, अगर ये कैल्शियम रहती है, तभी फाइब्रिनोजन, जो आपने कहा कि सर ब्लड में जो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन और थ्रम्बिन, ये तभी इस्तेमाल हो पाते हैं जब वहां पर कैल्शियम हो। यानी कैल्शियम नहीं होगा बेटा, तो वो सब का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉस्फेट आयन, बेटा इसको बताने की क्या जरूरत है क्या, आप तो जानते हो फॉस्फेट आयन शब्द से भाई। एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप नाम सुने ही हो, है ना। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड आपने सुना ही होगा, सुना होगा, है ना। डीएनए में भी आपने देखा कि डीएनए की अगर बात करें तो जो डीएनए में जो रस्सियां बनी थी, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी थी। बात क्लियर हो रही है? याद करो, फिर से पीछे जाकर के सोचो। हम्म, है ना। बेटा इसमें सारा का सारा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सब चीज कवर हो जाएगा, डोंट वरी। इसमें कोई एक थोड़ा सा रत्ती भर का कोई चीज नहीं बचने वाला है। और कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो इससे आगे निकल जाए, ये गारंटी है मेरी। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा कभी बाहर आ जाए तो। ये भाई कौन है भाई, केसीबी भोजकर, इतना ढेर सारे क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है, आरएनए और डी, ये इतना देख लेना बेटा। ये बहुत मत, आप ये इतना कर सकते हो, जितने भी आपने मिनरल्स पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ये डीएनए, डीएनए और आरएनए तो आपने देखा ही होगा न्यूक्लिक एसिड में कितना कमाल करते हैं। सब कुछ यही है बेटा। आज अगर तुम हो, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा शरीर है, सब कुछ इन्हीं की बदौलत। और उसको भी बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मतलब तो कोई हल्की चीजें तो नहीं होगी। क्यों भाई, बात क्लियर ना? हाँ, ये समझिएगा। तो यानी ये कोशिका झिल्ली भी बनाती है, मैंने आपको ये समझाया भी है थोड़ा, बस फटाफट बहुत। मैग्नीशियम की बात है, तो मैग्नीशियम ये जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में बहुत सहयोगी होता है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहयोगी होता है। और ये भी आपने देखा था, इनो ऑन एसिडिटीगॉन, इनो में भी हम लोग क्या, किसका इस्तेमाल करते हैं, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर से, उधर एसिडिटी जब होती है,
तो एसिडिटी जब होगी तो ये क्या करेगा, MgCl2 बनाएगा और पानी निकाल देगा। आपका 6 सेकंड के अंदर काम करना शुरू कर देता है ना। यानी इनो खाते हैं तो वो सारा का एसिडिटी खत्म। बात करते हैं हम सूक्ष्म तत्व, माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट ये आयरन, आयरन जो है आप जानते हैं आरबीसी का मुख्य जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए ये चाहिए ही चाहिए होता है आयरन, आप समझ पा रहे हैं। बात करें अगर हम आयोडीन, आयोडाइड आयन, तो आप जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का ये मुख्य तत्व है बेटा, जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो, और ये आप जानते हैं ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ये बीएमआर को सेट करता है। ये आपके शरीर का सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन चीज क्या है, आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी बीएमआर, यानी आपका बॉडी का जैसे वो कहते हैं ना इस गाड़ी का माइलेज क्या है, तो ये माइलेज है बेटा, समझ में आ। और जब ये हार्मोन पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि वास्तव में बीएमआर क्या है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये है क्या। हाँ, सारे के सारे आप हार्मोन पढ़ोगे बेटा, घबराओ नहीं। तो जो है ना T4 T3 सारे के सारे आप आने दो, हार्मोन में आओगे तब। हाँ, ये थायरॉक्सिन T4 हार्मोन है, सही बोल रहे हो, क्योंकि इसी में आप जानते हो काम करता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है जैसे गाड़ियों का एक माइलेज होता है, ऐसे आपके हर बॉडी का माइलेज। जैसे कुछ लोग थोड़ा सा ही खाना खाते हैं लेकिन देखिए वो कैसे मोटे हो जाते हैं, और कुछ तो हैं इतना भर लेते हैं कि भरने ही नहीं आता, है ना, लेकिन फिर भी देखो तो ऐसे लुकड़े बने होते हैं। उनके पीछे रीजन क्या है आप समझ गए होंगे, क्लियर हो रही है बात। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका, जैसे मान लीजिए आपको कितना चाहिए एक दिन, जैसे 2000 कैलोरी मान लो आपको चाहिए एक दिन, मतलब एक दिन का जो आपका नॉर्मल काम चल रहा है, जो काम करते हो डेली डेली, उसको 2000 कैलोरी चाहिए। किसी को इसका कम भी चाहिए, जैसे मान लो रिक्शा चला रहा है या बॉडी बिल्डर है, उसको तो 5-5000 कैलोरी चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हो तो आपको मात्र 2000 कैलोरी तो बहुत ज्यादा है ना, इतना ही होती। तो यही कितना कौन यूज करता है, वो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बेटा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। बात करें अगर तांबा या कॉपर की, तो यह पाचन तंत्र लौ तत्वों का अवशोषण। जैसे ही आप पाचन कर रहे, जैसे पालक खाए तो पालक खाने के बाद लोहा कहाँ निकलेगा, आपकी आंतों में आया और ये क्या करेगा, आंतों से सीधे खींच ले जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र में लौह आम का, और ले जाएगा आरबीसी वगैरह सारा चीज बनाए, जितना भी जरूरत है काम ये करेगा। हाँ ठीक है बेटा, जो भी है आपका, जितना भी आपकी कैलोरी होगी वो आपका काम करेगी, ठीक है ना। हाँ क्लियर। कोबाल्ट की बात करें अगर, कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट जो है आरबीसी, ऑक्सीजन को बांधने का गुण सिखाता है आरबीसी। मैंने कहा ये आरबीसी का क्या बेटा, गुरु है, गुरु गुरु, समझ में आया ना। ये इसलिए ये क्या करता है, इसको परिपक्व बनाता है आरबीसी को, ताकि ये उसको बांध सके। मैंने बताया था कोबाल्ट, इसलिए अगर यहां पर भी कमी हो जाएगी तो भी, यानी इससे भी एनीमिया, इससे भी एनीमिया। भाई देखिए ये अगर लोहा नहीं पहुंचा तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया, रक्ताल्पता। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाया तो भी क्या, एनीमिया। यानी कोबाल्ट कम हो या कॉपर कम हो बेटा, आपके अंदर समस्या पैदा हो ही जाएगी। अब बात करें जिंक की, है ना। अच्छा, ये विटामिन B12 का भी मुख्य तत्व कोबाल्ट हम लोगों ने देखा। बात करें अगर जिंक की, जिंक जो है हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं, उसमें से सर्वाधिक एंजाइम का बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये मैक्सिमम एंजाइम को बनाता है। हम बात कर लेते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज जो आप जानते हो यूरिया कहां पर बनता है, यूरिया कहां बनाया जाता है, यूरिया आपके लीवर में बनता है, लीवर में, यकृत में, यकृत या लीवर में। अमोनिया से यूरिया जो बनाता है वो है मैग्नीज, मतलब इसका बहुत बड़ा रोल होता है मैग्नीज एमिनो एसिड से यूरिया, अमोनिया से यूरिया बनाने में, ठीक है। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं कि ये आपके कलेजे का कलेजा है, बहुत प्यार करता है आपका यकृत मैग्नीज से, ये अपने हिसाब से काम इससे करवाता है। हाँ बेटा, बहुत से लीवर में बनता है, आप जानते हैं यूरिया, तो वहां पर ये इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं फ्लोराइड आयन, लास्ट मिनरल है। इसका मुख्य कार्य जानते हैं आप कि ये बच्चों में क्या करता है, इसका काम जो होता है ना, ये बच्चों के दांतों का विकास करता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है दांतों के विकास के लिए। लेकिन इसकी अधिकता अगर वयस्कों में हो, इसकी अधिकता अगर वयस्कों में हो जाए बेटा, किसमें, वयस्कों में हो जाए तो रोग हो जाता है क्या, फ्लोरोसिस, जिसमें दांतों में विकृतियां आ जाती हैं, दांत टूटने लगते हैं, उसमें स्ट्रेनिंग बहुत ज्यादा
जमा हो जाती है, यानी दांत खराब हो जाते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट है रेसे फाइबर। जो आप सलाद वगैरह खाते हो, सलाद वगैरह जो खाते हो, है ना? जैसे मूली, गाजर या खीरे वगैरह जो भी, ये सारे फाइबर होते हैं, यानी जो सब्जियां हम कच्चे खाते हैं वो मैक्सिमम फाइबर होती हैं। और फाइबर का काम एक होता है बेटा, ये आहार नाल की सफाई करता है, यानी जो भी चीजें आपने खाया पिया, जो पच गया, जो हट गया, उसको साफ करता जाता है, ताकि आपका आ, जो आते हैं वो एकदम क्लीन हो, यानी आहार नाल एकदम क्लीन हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। क्लियर? हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। ये सारे दाँत वगैरह सब बेकार हो जाते हैं। स्टेनिंग ऐसी हो जाती है वो ज जल्दी छूटती नहीं है। ठीक है? फ्लोरोसिस रोग में। तो आहार नाल की सफाई करना और संक्रमण, अरे भाई जब साफ-सफाई रहेगा तभी तो संक्रमण से बचाया जा सकता है ना? इस तरह से ये सारे, हाँ, जो भी बेटा, जो भी आप कच्चा खाते हो, जैसे बंद गोभी वगैरह भी, जो भी चीज़ें खाओगे, सब में फाइबर मिलेगा। और बेटा फाइबर आपको ज़रूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अगर आंतों में संक्रमण होगा तो समस्या आएगी। इसलिए आप बराबर खाते रहो। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक होता है समाप्त बेटा। क्लियर ना? हाँ, अब अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक़्त ये घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और आप अगर इच्छुक हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आप हमेशा रेफरल कोड LP10 का इस्तेमाल करें। आपको इसके इस्तेमाल करने से मेरा जो अटेंशन है आपकी तरफ वो बहुत अच्छी तरह से रहेगा। आप हमारे साथ में, हमारी टीम में जुड़ेंगे और आगे हम लोग फिर इस पर अच्छी तरह से बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल, आज नहीं। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।